गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओएस के रिसेंट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और शुरू करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है अ रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द रेशनल नंबर -5/9 इज। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेशनल नंबर है -5/9, इसका इक्विवेलेंट इनमें से कौन है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जिनकी वैल्यू इक्वल हो। जैसे कि आप देखें, अगर हमने यहाँ पर ये लिखा है 2/3, तो आपको कोई ऐसा नंबर देखना है जो इसी की वैल्यू के इक्वल हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4/6। तो ये नंबर्स और डिजिट्स तो आपको दूसरे नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे हम लोग अगर, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो आप देखेंगे वैल्यू इक्वल आ रही है। तो ऐसे नंबर जिनका वैल्यू सेम रहता है वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी ऐसे रेशनल नंबर जिनका वैल्यू इक्वल है वो इक्विवेलेंट कहलाएंगे। तो आप देखें कि ऊपर और नीचे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो बराबर रेशियो पे होना चाहिए। मतलब कि अगर ऊपर वाला बढ़ रहा है तो नीचे वाला भी बढ़ना चाहिए और उतना ही बढ़ना चाहिए। जैसे 2/3, यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई अगर 3 से कर दिया तो 2 3 ज़ा हो जाता है 6। तो इसका भी मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा, 3 3 ज़ा हो जाएगा 9। ओके, तो यहाँ पर भी आपको ऐसा ही एक नंबर ढूंढना है जहाँ पर हमारे पास वैल्यू है -5/9। अब आप चेक कीजिए, -5/9, ये तो एग्जैक्टली वही है, लेकिन साइन इसके साथ नहीं है। इसके साथ -5/9 है, इसके साथ माइनस नहीं है, तो ये तो इसका रिजल्ट नहीं होगा। आप देखिए 10/9 को हम चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10/9, इसमें तो इंक्रीमेंट हो गया 5 2 ज़ा 10, लेकिन इसमें इन्होंने इतना ही नहीं बढ़ाया। देख रहे हैं आप, अगर ये बढ़ रहा है या ऐसे कहिए आप कि जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है उसी से ये भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 5 2 ज़ा 10 हो गया, तो 9 2 ज़ा 18 होना चाहिए था, यानी ये भी हमारा रिजल्ट नहीं है। अब इस पे चलते हैं, ये आ जाएगा 10/18। पहले माइनस का साइन एज इट इज आ गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया और 9 2 ज़ा 18। ये देखिए, ये होगा इसका सही आंसर, क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू सेम आ रही। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जितने ये नंबर है इन सबको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। जैसे 5/9, ये तो अब किसी और से कैंसिल नहीं हो सकता, यानी ये इसका फाइनल रिजल्ट है। इसमें माइनस का साइन नहीं है, तो ये इसके बराबर चेक कर लीजिए, आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि माइनस का साइन नहीं है। फिर 10/9 को सॉल्व कीजिए, ये भी और सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा। -10/18 को चेक कीजिए, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 9 ज़ा 18, तो ये आ रहा है -5/9। अब मैच करिए, क्या ये दिए गए नंबर के इक्वल है? बिल्कुल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। लगभग ये ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है जिसमें आपको पहचानना होता है, या इसका इक्विवेलेंट पूछ लिया, या ये पूछ लिया कि बताइए इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। जैसे एक क्वेश्चन है कि आपको कह रहा है 2 to the power 3 एंड 2 to the power 1/2, इसमें से कौन सा रेशनल नंबर होगा। तो आप देखिए, पावर में अगर ये फ्रैक्शन है तो इसका मतलब हो जाता है कि रूट में होगा वो। जैसे कि 2 की पावर 1/2 का मतलब है कि ये है असल में, ऐसा है। ठीक है, तो केवल आप ये ना देखें कि ये फ्रैक्शन में है तो ही इरेशनल हो जाएगा। ये इरेशनल आप पूरा सॉल्व करें, उसके बाद देखें फाइनल रिजल्ट कि क्या वो इरेशनल है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा होता, 4 की पावर 1/2, तो इसका मतलब होता कि 4 और यहाँ पे 2, तो इसको तो हम बाहर ला सकते हैं, ये तो 2 हो जाता। तो केवल फ्रैक्शन से आप ये ना देखें कि वो इरेशनल ही होगा, पहले आप उसे सॉल्व कर लें। तो मोस्ट प्रोबेबली, यानी आप ये समझ सकते हैं कि अगर रेशनल है नंबर, तो पावर एक कंप्लीट नंबर होगा। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे 3 हो रहा है, मतलब अंदाजन कि लगभग लगभग ऐसा ही होगा, वरना ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। आपको हमेशा इसको सॉल्व करके चेक करना ही पड़ेगा। ओके, तो रेशनल नंबर असल में वो होते हैं जैसे 2/3, 4/5, यानी जिनको इस तरह से लिखा जा सके वो रेशनल नंबर है। ठीक है, और जिनको ऐसे ना लिखा जा सके, जैसे कि 2.13457928 144, ये कि जो खत्म भी ना हो रहे हो और रिपीट भी ना हो रहे हो, ऐसे नंबर कहलाते हैं हमारे इरेशनल नंबर। ओके, तो आप बस ये प्रॉपर्टी याद रखें कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा हो, मतलब टर्मिनेट का मतलब खत्म भी नहीं हो रहा हो और रिपीट भी ना हो रहा हो, ऐसे नंबर कहलाते हैं हमारे इरेशनल नंबर। ओके, तो
इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे कि आपसे ये पूछ लिया कि बताइए √3 क्या ये एक इरेशनल नंबर है? यस, ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको अगर हम एक्सपेंड करें यानी रूट के बाहर इसको ऐसे ऐसा नेचुरल नंबर नहीं ला, जैसे हमने 4 को देखा था, रूट के बाहर एक कंप्लीट नंबर आ रहा था, डेसिमल में नहीं आ रहा था। ये नंबर को अगर हम रूट के बाहर लाएंगे तो ये डेसिमल में आएगा 1.732 समथिंग, और ये चलता जाएगा। ये ना तो कभी खत्म होता है और ना कभी रिपीट होता है, तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2.07 एज अ परसेंट कैन बी रिटन एज। 2.07 को परसेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो देखिए, परसेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपको 5% लिखना है, एक सिंबल हम इस तरह से लगाते हैं इसमें आगे परसेंट का, और एक इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका मतलब होता है ये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में आपको 100 दिख रहा है तो वो नंबर उतना ही परसेंट बन जाता है। जैसे कि अगर हम करें 4/100 तो इसका मतलब हो जाएगा ये 4%। कहने का मतलब है आपको टोटल मार्क्स जो है वो 100 में से मिल रहे हैं हर बार। तो जितने नंबर मिल रहे हैं 100 में से, वो नंबर ही उतना परसेंट बन जाता है। जैसे जैसे आपके टेस्ट में मार्क्स आते हैं, तो टेस्ट या पेपर आप देखें, कभी 80 में से होता है, कभी 40 में से, कभी 50 में से, 20 में से टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो टेस्ट है मान लीजिए वो हर बार किससे होगा, 100 से ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो 100 से जितना नंबर बन रहा है, जैसे 3 बन रहा है तो आप उसको 3% मान सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही बोल रहे हैं 2.07 जो है उसको परसेंट में अगर मैं बताना हो तो। अब देखिए 2.07, तो हमें इसके डिनोमिनेटर में 100 लगाना है। तो अगर आप देखें, इसको अगर डेसिमल को मैं हटा दूं, 1 2, इसके बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 207/100। हो गया, डिनोमिनेटर में जैसे ही 100 आ गया, ऊपर वाला नंबर उतना ही परसेंट बन गया, तो ये हो जाएगा 207%। ओके, तो ये वाला हो गया फर्स्ट ऑप्शन इसका सही, 207%। ओके, अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ₹2000 at the rate of 8.5% per annum simple interest will yield ₹510 in, और आपको ऑप्शन दे रहा है 1 2 3 एंड 4 ईयर्स। क्वेश्चन समझ लेते हैं। बोल रहा है ₹2000 एट द रेट ऑफ 8.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी एसआई की बात हो रही है यहाँ पे। रेट परसेंट आपको दे दिया है 8.5%, तो आपको पता है रेट परसेंट को हम आर से शो करते हैं। इन डैश ईयर्स, अगर ईयर्स पूछा है तो इसका मतलब टाइम के बारे में पूछा गया है, टी के बारे में पूछा गया है। ₹2000, ₹2000 रखे गए थे। सिंपल इंटरेस्ट विल यील्ड ₹510। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ₹2000 एक बंदे ने 8.5% के हिसाब से बैंक में रखे, एसआई में। ठीक है, यानी ₹2000 रखे हैं उसने बैंक में, और उसको रेट मिला है 8.5% का, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है उसको। बोल रहा है कितने सालों में उसको सिंपल इंटरेस्ट यानी जो ब्याज है वो ₹510 मिल जाएगा, यानी कितने सालों में ₹510 ब्याज उसका हो जाएगा ₹2000 पे। ठीक है, तो जो पैसा हम रखते हैं उसको प्रिंसिपल कहते हैं, ये तो आपको पता है। और समय पूछा है तो उसको टाइम कहते हैं, जो ईयर्स में आएगा। रेट परसेंट 8.5 हो गया। एसआई मतलब जो ब्याज वो हमें दे रहा है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट जो हमें दे रहा है वो दे रहा है ₹510, यानी एसआई की वैल्यू दे दी। ठीक है, अब हमसे टाइम पूछा है तो फॉर्मूला आपको पता है, एसआई का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। तो प्रिंसिपल है हमारे पास ₹2000, रेट परसेंटेज 8.5, और टाइम हमारे पास नहीं है, वो पूछा गया हमसे, अपॉन में 100, और एस आई की वैल्यू भी हमें दे दी गई है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग। एस आई का वैल्यू 510। ओके, अब देखिए टी को यहाँ पे अकेला करते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, तो 510 वहीं रहेगा, 100 उसके साथ ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 2000 नीचे आ जाएगा, एंड 8.5 भी है नीचे आ जाएगा। ओके, डेसिमल हटाते हैं, एक जीरो ऊपर और बढ़ा देते हैं। ओके, 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया। अब इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10। ओके, तो ये आ जाएगा 255 अपॉन में 85। तो
8 3 ज़ा होता है 24, ठीक है। तो इसे 3 से चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 85 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24 प्लस 1 25। तो ये 3 टाइम्स आ रहा है। तो यानी टाइम हमारे पास जो आता है वो हमेशा ईयर्स में आता है। तो ये हो गया 3 ईयर्स, यानी कि 3 सालों में उसको 510 रुपये ब्याज मिल जाएगा 2000 रुपये, ठीक है। यानी 2000 रुपये रखेगा, 8.5% का उसे रेट मिल रहा होगा अगर, तो 3 साल में उसको एक्स्ट्रा जो मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट जो मिल जाएगा उसको, वो 510 रुपये हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अमाउंट नहीं पूछा है। अमाउंट का मतलब होता है कि टोटल कितना मिलेगा। ये 510 रुपये केवल ब्याज की बात हो रही है, यानी जो एक्स्ट्रा मिलना है उसको जमा करने पर, वो है ये। अमाउंट पूछेगा तो उसका पैसा जो उसने रखा था 2000, और अगर आपसे ये पूछ लिया कि अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट कितना होगा भाई, उसके पैसे भी तो मिलेंगे उसको। जब वो बैंक से निकालने जा रहा है तो अगर पूरे निकाल रहा है तो अपने 2000 रुपये वो भी मिलेंगे उसको, और जो बैंक ने एक्स्ट्रा दिया है वो भी मिलेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा 2510 रुपीज़, इसी को अमाउंट कहते हैं। अगर पूछता तो हमारा आंसर ये होता। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, इसका 3 ईयर्स। ओके, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 10% मोर देन देयर कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार ने जो जो सामान बेच रहा है ना, उस सामान पे कोई ना कोई प्राइस तो लगा होगा। जैसे कि आप देखते होंगे कोई भी सामान जब हम खरीदते हैं तो उसमें एक रेट लिखा रहता है। तो उसने क्या करा कि जो ओरिजिनल रेट उस पे लिखा हुआ था उससे 10% तो ज़्यादा उस पे रेट लगा दिया। समझ गए आप? यानी जो उसका ओरिजिनल प्राइस था उससे उसका 10% बढ़ा के और उस पे वो पर्ची लगा दी प्राइस की, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%। और फिर जब वो ग्राहक को बेचता है तो बेचते समय वो ग्राहक को कहता है कि मैं आपको इसमें 10% का डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि पहले तो उसने यहाँ पर ही जो है, जो प्राइस उसने रखा है वही रियल प्राइस नहीं है। तो मतलब यहाँ पे रियल प्राइस नहीं है, बढ़ा के रखा हुआ है। फिर वो उसको घटा भी रहा है, कह रहा है कि 10% का मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, यानी 10% कम करके या सस्ता आपको लगा दूंगा। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में ये जो भी प्रोसेस हुआ है पूरा, उसको या तो फायदा हो रहा होगा या तो नुकसान हो रहा होगा असल में। मतलब असलियत में ये सब तो आप देख रहे होंगे फेक चल रहा है सब, यानी कि यहाँ पे 10% उसने एक्स्ट्रा करके रखा दिया तो ये भी फेक है, हो गया। फिर वो 10% उसको डिस्काउंट देता है, तो मतलब यहाँ पे रियलिस्टिक बातें नहीं हो रही है। मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे बढ़ा दिया फिर यहाँ पे घटा दिया। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में एक एक ऐसा वैल्यू होगा ना जो हम बोलेंगे कि असल में या वास्तव में उसे कितना नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कि बताइए ओवरऑल फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, जो भी हो रहा है वो कितने का हो रहा है। देखिए यहाँ पे फ़ायदा नुकसान के साथ साथ वैल्यू भी पूछी गई है कि कितने का फ़ायदा हो रहा है या कितने का नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब जरा देखते हैं जब आप ऐसे क्वेश्चन करें तो आप क्या करें कि वैल्यू को हमेशा 100 से अज्यूम करें, इसमें थोड़ा आसानी रहती है। तो शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 10% मोर। मान लीजिए एक शॉपकीपर ने जो प्राइस था उसका सामान का वो 10% ज़्यादा बढ़ा के रख दिया। तो मान लीजिए उसका ओरिजिनल प्राइस था 100x, ठीक है, 100x था। 100x लेने का ये फायदा रहता है कि इसका परसेंट हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर हमें 10% निकालना हो तो 10 रुपये हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अगर हमें 17% निकालना हो तो 17x हो जाएगा। तो इसलिए 100x से लेके चल रहा हूँ मैं इसको। तो ओरिजिनल प्राइस मैंने मान लिया कि 100x था, ठीक है। अब इसने क्या किया कि ये तो मार्क्ड प्राइस था, जो, या ओरिजिनल प्राइस बोलिए, मार्क प्राइस से फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। यानी ओरिजिनल प्राइस उसका 100x था। मान लीजिए कि कोई सामान खरीद रहे हैं, एक कोई भी आइटम है, वाटर बॉटल है या बॉक्स है, वो खरीदा। तो वो 100 रुपीज़ उसमें ओरिजिनल प्राइस लिखा हुआ था, लेकिन उस बंदे ने क्या किया कि इसमें 10% बढ़ा के उस पर स्टिकर लगा दिया। अब इसका 10% कितना होता है? इसका 10% होता है 10। अब ये इसने बढ़ा के लिखा है, मतलब उसने वहाँ पे 10 नहीं लिख दिया, तब तो फिर ये तो कम हो जाएगा। उसने 10, अगर वो 100 के 10 कर देगा तब तो उसने कम कर दिया ना। उस उन्होंने कहा क्वेश्चन में कि बढ़ा के लिखा है। बढ़ा के लिखा है मतलब 100 रुपये जो थे उसका 10% निकाला और वो लिख दिया बढ़ा के। तो यानी 100 और 10 कितना हो गया? 110। यानी उसने मार्क्ड प्राइस जो रखा वो 110 रुपये रख दिया, ठीक है। यानी अब जब दुकान में कोई सामान खरीदने आता है तो उसको 100 रुपये नहीं दिखते,
अब उसको 110 रुपये दिखते हैं, यानी वो एक मान लीजिए एक बॉटल है, ठीक है, वाटर बॉटल है, उस पर लिखा होना चाहिए था 100x, लेकिन उस बंदे ने क्या किया कि खुद से 10% बढ़ा के अब उस पर लिख दिया 110 रुपये। तो अब यानी जो भी बॉटल खरीदने आ रहा है उसको उस पर दिखेगा 110 रुपये। उनको तो पता नहीं है कि कितने कितने रुपए की ओरिजिनल इसकी इसमें जो पर्ची लगी थी वो कितने की थी, उनको 110 रुपये दिख रहा है। अब वो कहता है कि जो खरीदने आता है सामान उनको कहता है कि मैं आपको इस प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दूंगा। समझ गए आप कि ये जो आपको दिख रहा है रेट, मैं इस पर 10% का आपको डिस्काउंट दूंगा। अब डिस्काउंट का मतलब होता है कि सस्ता देना, है ना। डिस्काउंट का मतलब कि मैं आपको इसमें छूट दे दूंगा, बचत हो जाएगी आपकी। अब इसका 10% अगर हम निकालें तो 110 का 10% होता है 11 रुपये। आप इसको सीधे सीधे भी समझ सकते थे, 10% निकालने के लिए आप उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं तो 11 आना था। यानी वो बोल रहा है मैं आपको इसमें 11x रुपीज़ का वो डिस्काउंट दे दूंगा। तो यानी 110 रुपये तो वो उस पर टैग लगा के रखा हुआ है उसने, और 11x रुपीज़ उसने उनको छोड़ दिए, मतलब बोला कि आप 11 रुपये कम दे दीजिए। तो कितना बचेगा इसमें से, ये बचेगा 99x बचेगा, 10 माइनस 1 9, यहाँ बचेगा 0, 10 माइनस 1 9, यानी 99x आप मुझे दे दीजिए। यानी जो पे करने हैं कस्टमर को वो 99x रुपीज़ पे करने हैं। ठीक है, अब जरा आप वापस आ जाइए शुरुआत में आ जाइए। ओरिजिनल प्राइस कितना था, 100x। समझ गए, जो बॉटल पे जो प्राइस था वो कितना था। अच्छा, कॉस्ट प्राइस का मतलब यहाँ पर देखिए, देखिए कॉस्ट प्राइस में यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस लिखा है इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ एकदम क्लीनली एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है। उसको अगर हम साफ सही सही समझें तो वो ये कह रहा है असल में कि उसका 10% उसने ज़्यादा कर दिया था कॉस्ट प्राइस से, मतलब जितने की वो बॉटल थी। आप या तो ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे पर्ची लगी थी 100 रुपये की, ठीक है, या आप ये समझ लीजिए कि उसका रियल प्राइस ही 100 रुपये था। ये तो ज़्यादा सही समझ में आएगा, यानी वो बॉटल ही उसको 100 रुपये की पड़ी, आप ऐसा समझिए। ठीक है, स्टिकर को भी हटा दीजिए दिमाग से, कि स्टिकर वाली बात भी हटा दीजिए। आप ये समझिए कि उसको बॉटल 100 रुपये की पड़ी। तो यानी कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, जितने में आप खरीदते हैं सामान को वो कॉस्ट प्राइस होता है। तो 100 रुपये की बॉटल पड़ी, उसने उस पर पर्ची लगाई 110 की, फिर दिया 10% का डिस्काउंट। अब वो उस 100 रुपये की बॉटल को जो उसने पे किए 100 रुपये, लोगों से कितने ले रहा है, कस्टमर से ले रहा है 99 रुपये। तो आप देखिए, यानी 100 रुपये पे 1 रुपये वो घाटा खा रहा है। यानी आपको सामान पड़ा 100 रुपये का, आप बेच रहे हो 99 रुपये का, तो आप 1 रुपये का तो घाटा खा रहे हो, है कि नहीं। तो ये तो बात तो समझ में आ गई कि एक एक रुपये का घाटा है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको जो सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन में परसेंट में वो बात कही गई है। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो बात परसेंट में पूछी गई। तो 100 हमने लिया था, उसका यही फायदा है कि 1 रुपये का घाटा मतलब 1% का घाटा। समझ गया, इसीलिए हमने 100 लिया था कि उसका परसेंट कैलकुलेट करना ईजी हो जाता है। ठीक है, सीधा वो नंबर ही हमारा परसेंट बन जाता है। तो 1 रुपये का घाटा मतलब 1% का लॉस। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर बी, कि उसको लॉस हुआ है वो भी 1% का। ओके, तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब करते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 5, आपको एक्स क्यूब माइनस 1/x की वैल्यू बतानी। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, तब तब कर पाएंगे इसको। वरना अगर आप यहाँ पे से x की वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ही टफ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस ए क्यूब माइनस, अगर इसको हम a मान लें और इसको b मान लें, तो ये a क्यूब है और ये b क्यूब है, और ये किसी फॉर्मूले में आता है, आपको याद होगा, a माइनस बी का होल क्यूब। अगर हम एक्सपेंड करें इसको तो ये आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अब जैसे हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब मिला तो ये चाहिए था क्वेश्चन में, देखिए ये हमें चाहिए था। तो इसको अगर मुझे अकेला करना है, मतलब अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो इसको अकेला करना पड़ेगा। तो इन सबको इधर जाना पड़ेगा, तो ये इधर जाके हो जाएंगे +3ab ब्रैकेट में a माइनस बी।
इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा, देखिए जरा ए और बी की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कीजिए। ए हमारे पास था एक्स और बी हमारे पास था 1/x, ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, ब्रैकेट में x माइनस 1/x। ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। ये देखिए यही तो हमें पूछा था, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बताइए, तो हमने कहा उसको तो हम ये लिख सकते हैं, यानी इससे रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू इक्वल है, ठीक है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि ये अगर कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास वही बचता है जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। देख रहे हैं आप, एक्स माइनस 1/x का वैल्यू हमें गिवन है, तो वैल्यू रख लेंगे हम लोग। एक्स माइनस 1/x कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, एक्स माइनस 1/x, फिर से इसकी जगह पे क्या रख देंगे 5, तो हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125 और प्लस 5 3 ज़ा 15, ये हो जाएगा 140। ये देखिए बस यही हमें बताना था, तो ये आ गया हमारे पास ए ऑप्शन। ओके, तो फिफ्थ भी हो गया। अब करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखिए कह रहा है इफ कॉस ए 1/√3 देन द वैल्यू ऑफ tan a इज। देखिए इसको करने के तरीके हैं, एक तो आप प्रॉपर जो फॉर्मूला है हमारा PBPHHB वाला, वो फॉर्मूला लगा के कीजिए, फिर tan a का वैल्यू निकालिए, या आपको इसके अलावा जो फॉर्मूले हैं वो अगर पता है तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। ओके, जैसे कि कॉस ए का वैल्यू दिया है 1/√3। अब आपको पता है साइन कॉस टेन, कॉस का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर हमें कॉस का वैल्यू दिया 1/√3, यानी ये 1 होगा और ये √3 होगा, यानी बेस हो गया हमारे पास 1 और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास √3। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, बेस को रख देते हैं 1, हाइपोटेन्यूज को रख देते हैं √3, तो फिर इससे परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। वो कैसे आता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है हमारा, सॉरी बेस का स्क्वायर, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर आपको इसके अलावा हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई भी साइड पूछिए तो उसके लिए आप बड़ी साइड के स्क्वायर से छोटी साइड के स्क्वायर को हमेशा माइनस ही करते हैं। इसके लिए तो दोनों को प्लस करेंगे, जैसे अगर आपको ये निकालना हो और ये दोनों दिया हो तो आप दोनों के स्क्वायर को प्लस करते हैं, लेकिन अगर ये दिया हो और इन दोनों में से कोई भी निकालना हो तो आप इस तरह से माइनस करेंगे। बड़ी साइड में से हाइपोटेन्यूज होगी उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे कोई भी जो दूसरी साइड दी है उसके स्क्वायर को। ओके, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 3 - 1 हो जाएगा कितना 2। तो ये तो आ गई हमारी पी स्क्वायर की वैल्यू। अगर आप पी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको लिख दें √2, क्योंकि ये स्क्वायर से इधर स्क्वायर रूट चला जाएगा, यानी परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास रूट, ठीक है। अब हमसे पूछा था कि आपको tan a का वैल्यू बताना है, तो tan का वैल्यू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास √2 और बेस हमारे पास है 1, तो यानी कि √2 अपॉन 1 √2 ही होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास √2, ये डी वाला ऑप्शन। ओके, तो करते हैं अब इसका सेवंथ क्वेश्चन। इफ अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज टचिंग द टॉप ऑफ अ वॉल, एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई आपको दी है 10 मीटर, 10 मीटर की एक सीढ़ी है, टचिंग द टॉप ऑफ अ वॉल, एक दीवार के टॉप को टच कर रही है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, वो वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। आपको हाइट ऑफ द वॉल बतानी है, आपको ये हाइट बतानी है। ओके, अब देखिए इसको करने के हमारे पास एक तरीका तो ये है कि आप पहले ये वाला एंगल निकाल लें। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे से ये हाइट निकालनी है, एक ये साइड निकालनी है और ये हमें दे रखी है, लेकिन इस साइड को हम परपेंडिकुलर माने या बेस माने, ये एंगल से डिसाइड होता है, ठीक है। अब आप देखिए जो एंगल है ये इधर बन रहा है, क्योंकि वो अगर वॉल से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो सीढ़ी और वॉल ये वाला एंगल बना रही होगी, तो ये 60 डिग्री है, जिस साइड से जिस साइड से एंगल बन रहा होता है उस साइड को हम लोग बेस मानते हैं, तो यानी इस बार बेस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो एंगल डिसाइड करेगा कि किसको हम परपेंडिकुलर लें, जबकि दिखने में ये परपेंडिकुलर लग रहा है लेकिन
एंगल यहाँ से बन रहा है तो इसको हम बेस मानेंगे, और हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन देख लीजिए। तो अगर आपने ये बात अगर इसको नोटिस नहीं किया तो फिर ये गलत इसका आंसर आएगा, और जो कि ऑप्शन में होगा शायद। तो आप देखें एंगल देख लिया, बेस मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया, तो पी बी पी और एच एच बी से आप देखिए बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन जो होता है वो कॉस के पास होता है। तो हम बोलेंगे कॉस 60, बेस क्या हो जाएगा इस बार, ये हमें फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना 10। 60 कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, 10, तो 10 इधर चला जाएगा, बेस यहाँ इसको अकेला करेंगे, ये इधर चला जाएगा, तो 10/2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू बेस 2 5 10, बेस आ गया 5 मीटर। ये बेस जो है यही हमारे पास ये वाली साइड थी, तो जो वॉल है वो 5 मीटर की। ठीक है, दूसरा आप क्या करें, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें पता है ये एंगल 90 होना है। ठीक है, ये 90 है, ये 60 है, तो ये भी कितना हो, ये कितना होगा 30, क्योंकि तीनों का सम होना चाहिए 180। तो 9 और 6 15, 150, और 30 कितना हो गया 180, तो ये 30 वाला एंगल होना है। अब आप इस एंगल के थ्रू अब आप इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, क्योंकि अब आप ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये बेस ही होगा। ठीक है, तो फिर अगर आपको परपेंडिकुलर चाहिए इसके हिसाब से और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो पी और एच का रिलेशन होता है साइन के पास, तब हम लगाएंगे साइन 30, तो वो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 का वैल्यू भी होता है 1/2, परपेंडिकुलर हमें चाहिए, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 10, 2 5 10, 5 इधर चला जाएगा तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 5। तो चाहे तो आप यहाँ से निकालें इसको, ये दोनों नहीं करने, ये एक ही, या तो ये या तो ये वाला तरीका, तो कैसे भी करें, लेकिन इस का ध्यान रखें कि जो एंगल बन रहा है वो किधर से बन रहा है, वही साइड हमारी बेस हो जाएगी। ओके, तो करते हैं अब 8th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ tan a इज इक्वल्स टू cot b देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज। बोल रहे tan a की वैल्यू जो है वो cot b के बराबर है। tan a बराबर cot b, आपको वैल्यू बतानी है a प्लस बी की, तो आपको वैल्यू बतानी है a प्लस बी। ठीक है, अब आप देखिए tan a cot b के बराबर है, आपको रूल एक पता होगा, एक इसको हम फिगर बना के भी कर सकते हैं, वैसा भी अभी मैं आपको करके बताऊंगा। लेकिन एक रूल आपको पता है कि अगर हम साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो वो कॉस थीटा बन जाता है, और कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं तो वो साइन थीटा बन जाता है, और यहाँ पे साइन में कोई फर्क नहीं आता। वैसे ही साइन मतलब साइन का कॉस बन रहा है और कॉस का साइन बन रहा है, देख रहे होंगे साइन का तो क्या बन रहा है कॉस, और कॉस का क्या बन रहा है साइन। ठीक है, साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है। वैसे ही टैन का कॉट बनता है और कॉट का टैन बनता है। ठीक है, यानी अगर हम कहें tan 90 माइनस थीटा तो वो हो जाता है कॉट थीटा, और अगर हम कहें कॉट 90 माइनस थीटा तो वो हो जाता है tan थीटा। ठीक है जी, अब अगर मैं यहाँ से इसको देखूँ, आप इसको यहाँ से देखें, अगर ये आंसर है तो हमें पता है इसका क्वेश्चन ये रहा होगा। मतलब अगर आपको बोल दिया जाए कि कॉट थीटा आंसर है तो आप समझ सकते हैं कि ये आया होगा tan 90 माइनस थीटा करके, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, कोई इशू नहीं। यानी कि ये यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि बना कौन से वाले टर्म से होगा, समझ गया। जैसे कि हमें बोला गया कि कॉट थीटा है, तो हमें पता है वो tan 90 माइनस थीटा से हो सकता है आया हो, और अगर हमें पूछा है tan थीटा तो हमें पता है कि वो कॉट 90 माइनस थीटा से आया हो। ठीक है, ये आंसर है तो इसका क्वेश्चन ये हुआ। ठीक, वैसे ही अगर हमें यहाँ पर tan थीटा दिया है तो आप इसको यहाँ से करें या यहाँ से करें, ये दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये आंसर है tan थीटा तो इसका मतलब इसका क्वेश्चन क्या रहा होगा, कॉट 90 माइनस थीटा, ये तो रहा होगा कि कॉट 90 माइनस थीटा करते हैं तो tan थीटा आता है। इसको मत चेंज कीजिए। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा केवल 90 माइनस ए, और यहाँ पर बचेगा केवल बी। समझ गया, ये आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमने कॉट से कॉट कैंसिल कर लिया, समझने के लिए आप ऐसा बोल लीजिए। ठीक है, तो 90 माइनस ए, और यहाँ पे क्या बचा केवल बी। समझ गए, अब ये ए को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 90 आ रहा है। समझ गए कि ए प्लस बी, ये इनसे पूछा था ए प्लस बी की वैल्यू, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, ये रही। ठीक है, दूसरा आप ये भी समझ सकते हैं, देखिए देखिए
आपसे अगर ये पूछा है कि tan a जो है वो cot b के बराबर है, तो tan a cot b के बराबर है, मतलब कि अगर यहाँ पर a और b दो एंगल हैं, तो कोई ट्राइंगल है उसमें तीन एंगल होने ही होने हैं, ये राइट एंगल भी होगा। भाई आपको पता है कि हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइन कॉस टेन की वैल्यू लगाते हैं, तो एक इसमें राइट एंगल होने वाला है और वो इन दोनों में से एक भी नहीं होने वाला। ये आपको पता है क्यों? क्योंकि जब भी हम सॉल्व करते हैं साइन कॉस टेन, तो अगर हम इसको राइट एंगल मान लेते हैं तो ए और बी हमारे हमेशा इस साइड पे होते हैं। ये आपको पता है, यानी ना तो ये यहाँ पे हो सकता है बी 90 पे नहीं होगा, ए 90 पे नहीं होगा, क्योंकि हम बात ही कर रहे होते हैं 90 को छोड़कर। तो यानी ये दोनों जो एंगल होंगे वो 90 को छोड़कर ही तो होंगे, यानी एक इस कोने का होगा, एक इस कोने का होगा। ये वाला तो सी हो सकता है या जो भी डी हो सकता है, पर ए और बी में से ये दोनों नहीं हो सकता। तो आपको एक बात पता है कि अगर ये कोने का एंगल 90 हो रहा है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो बाकी एक अगर 90 हो गया तो बचे हुए जो बाकी है उनका भी तो सम 90 ही होगा। समझे नहीं? कि अगर हमें पता है कि तीनों को जोड़कर 180 आना है, 90 एक को मिल चुके हैं, तो बाकी बचे हुए जो दोनों के पास हैं वो भी तो 90 ही हो रहा है। तो वो हम यहाँ से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि अगर tan a cot b के बराबर है और a प्लस बी की वैल्यू पूछी है तो उसने 90 ही आना है, वो 60 नहीं आ सकता, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी हमें साइन कॉस टेन लगा पा रहे होंगे। और राइट एंगल होगा तो इन ए और बी में से एक भी राइट एंगल तो होगा नहीं, मतलब कि ए और बी में से ये कोने के एंगल ही होंगे। राइट एंगल तो इन दोनों के अलावा तीसरा होगा। तो जब एक राइट एंगल हो चुका है तो ये बाकी बचे हुए ए प्लस बी जो है वो भी तो क्या होंगे, उनका सम भी तो 90 ही होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 180 से ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक और तरीका है, बट आई होप आपको लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट, यानी कि 90, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9th। देखिए, 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड एट द सेम टाइम। दो सिक्के उछाले गए अलग अलग एक ही समय पर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन वन साइड एंड टेल ऑन अदर साइड अदर कॉइन इज। बोल रहा है दो सिक्के उछाले हमने, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि दो सिक्के उछालने पे टोटल रिजल्ट क्या बन सकते हैं। यानी पहले सिक्के में हो सकता है हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए। हो सकता है पहले में हेड आ जाए और दूसरे में भी हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहले में टेल आ जाए और दूसरे में भी टेल आ जाए। और ये भी हो सकता है कि पहले में टेल आए और दूसरे में हेड आए। तो इनके अलावा इन चार के अलावा कोई रिजल्ट नहीं बनने वाला पांचवों, यानी चार हमारे पास ये टोटल रिजल्ट है। दोनों सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं तो आप इनको एक रिजल्ट ही मानेंगे, आप इनको दो काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जब एक बार सिक्के उछाले जाते हैं तो दो उछाले जाते हैं, यानी दो का एक जोड़ा बनता है और एक चाल बनती है। मतलब जैसे आपने लूडो का एक डाइस उछाला, जैसे हम जो लूडो खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि हमने एक बार डाइस उछाला तो उसे एक चाल बोलते हैं। यहाँ वैसे ही एक सिक्का उछालते हैं हम लोग, मैच खेल रहे हैं तो हेड टेल करने के लिए एक सिक्का उछालते हैं तो उसको एक चाल बोल लेते हैं। ये तो कहते हैं कि हमने यार एक बार कॉइन फ्लिप कर दिया, चलो एक और बार करेंगे, यानी कि एक चाल और हो जाएगी। यहाँ पर एक सिक्का नहीं, दो सिक्के उछाले जा रहे हैं तो दो सिक्कों का उछालना एक चाल कहलाएगा। तो दो सिक्कों का रिजल्ट भी एक रिजल्ट ही कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि ये दो लिखे हुए थे दो रिजल्ट होंगे, नहीं। दो सिक्के उछालने पर एक चाल होती है, तो यानी दो सिक्के उछाले, दो रिजल्ट जो आ रहे हैं वो एक चाल हो गई, तो उसको एक आउटकम बोल लेते हैं। फिर ये दूसरा आउटकम हो गया, फिर ये तीसरा और ये चौथा आउटकम, चार आउटकम हो गए हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग हेड ऑन वन एंड टेल ऑन वन। यानी एक में हेड आए और दूसरे में टेल आए, तो एक में हेड और दूसरे में टेल यहाँ पर भी है, एक में हेड दूसरे पे टेल यहाँ पर भी है, क्योंकि बाकी जो दोनों बचे हुए हैं उनमें तो हेड हेड और टेल टेल है। ये वाली कंडीशन तो केवल दो में आ रही। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो कंडीशन पूछी गई है वो ऊपर और टोटल जो रिजल्ट है वो नीचे। तो 2/4 यानी कि 1/2 ये हो गया हमारा रिजल्ट। तो 1/2 ये रहा डी वाला पार्ट। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ओके, 9th हो गया। अब करते हैं इसका 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द मीडियन ऑफ द डाटा। ये आपको एक डाटा दिया है, इसका आपको मीडियन बताना है। मीडियन का मतलब होता है, देखिए एक तो होता है मीन, एक होता है मोड और एक होता है मीडियन। मीन का मतलब होता है एवरेज, लगभग हर किसी के पास कितना है। मोड का मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो वो मोड हो जाता है, ठीक है। यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोल लेते हैं उसको, यानी सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया होगा वो मोड हो जाएगा। और मीडियन का मतलब होता है बिल्कुल सेंटर वाला, सेंटर पोजिशन पे।
ठीक है, यानी यहाँ पे उसकी आपको शक्ल नहीं पोजीशन देखनी है, ठीक है, कि बिल्कुल बीचों बीच जो बैठा होगा वो मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं एक ऑर्डर में। जैसे आप देखिए एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल यहाँ पे 13 जो है वैल्यूज़ हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए या डिसेंडिंग में लगा दीजिए। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, वो मिल रहा है हमें 1, तो ये 1 ये हम लिख चुके हैं, इसको मार्क कर देते हैं। फिर उसके बाद आ रहा है 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, तो इसके बाद 4 नहीं है, 5 नहीं है, इसके बाद आ रहा है 6, 6 आ गया। फिर 6 के बाद देखिए 7 आ रहा है, फिर आ रहा है 8, ठीक है, 8 भी आ गया। फिर आ गया 9, और 9 देखिए 2 बार आ रहा है, और एक चीज़ और मिल गई, देखिए 4 भी आ रहा है, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। 9 2 बार आ रहा है, इसके बाद एक ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है। 9 के बाद 10 नहीं आ रहा है, 8 हमारे पास आ चुका था, 8 भी 2 बार आ रहा है, एक 8 हमने यहाँ पे छोड़ दिया, तो एक 8 यहाँ पे लिख देते हैं। ये 9 2 बार लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद अ, इसके बाद 9 के बाद 10 नहीं है, फिर सीधा है 13, तो 13 लिख देते हैं। इसके बाद 13 के बाद आ रहा है हमारे पास 14, 14 ये रहा 14, 14 के बाद आ रहा है 15, 15 नहीं है, 16, 16 के बाद 17 आ रहा है, और 17 के बाद आ रहा है 23। ये शायद पूरे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13। अब आप देखिए 13 में बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे कौन होगा। अब देखिए 13 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब कि इसमें सेंटर पोजीशन आ सकता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 4 अगर यूनिट्स हैं, इनके अगर हमें बीचों बीच का नंबर बताना हो, तो इसमें देखिए दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो बीच में तो कोई नहीं है। लेकिन अगर यही 5 हो जाते तो इसमें सेंटर पोजीशन बनाना आसान है। कैसे, 2 इधर गए 2 इधर गए, 4 सेंटर पोजीशन हो गया ये वाला बंदा, इसके दोनों साइड बराबर बराबर है। तो 13 में भी ऐसे हो जाता है। 13 में 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए ये 7 पोजीशन पे आ रहा है इधर से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 7 पोजीशन पे, तो ये नंबर हो जाएगा इसका क्या, मीडियन, जिसके इधर भी कितने हैं, 6 है, इधर भी कितने हैं, 6, तो 6 और 6 12, और एक ही नंबर हो गए खुद में 13वां नंबर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा 9, हमें मीडियन बताना था, ठीक है। अगर आपको मीन निकालने के लिए बोलता कि मीन बताइए, तो आप क्या करते, इन सबको जोड़ते पहले, 1 + 4 + 6 प्लस, उसमें अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है, अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको उसमें, कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, सबको जोड़ लेना है और डिवाइडेड बाय इनको काउंट कर लेना है, कितने हैं, तो टोटल 13। अगर मीन पूछता तो इसका आंसर फिर उसको डिवाइड करेंगे 13 से, आपका एवरेज या मीन आ जाएगा, ओके। और मोड पूछता तो मोड में तो आप देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 9 आ रहा है 2 बार, 8 भी आ रहा है 2 बार, तो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, यहाँ पे तो दोनों 2 2 बार आ रहा है, जो सब, अगर मान लीजिए 9 यहाँ पे एक बार और आ जाता, ठीक है, तो 9 हमारा मोड हो जाता, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही आपका मोड हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया 10th क्वेश्चन भी। अब करते हैं इसका 11th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, ए डी आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, डी बी 5 सेंटीमीटर दिया है, ए ई 6 सेंटीमीटर दिया है, और आपको ए सी पूछा है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल की, लेकिन वो तभी लगेगी जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, और उसके लिए हमें उनको प्रूव करना पड़ेगा पहले सिमिलर, ठीक है। तो आप देखिए ये जो ट्राइंगल है ए डी ई, और इसी के बाहर एक दूसरा बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये दोनों अगर हम सिमिलर प्रूफ कर दें तो हम वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ओके। आप देखिए ये आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये वाला 5 सेंटीमीटर है, ये 6 है, और ये आपसे पूरा पूछा है ये यहाँ से यहाँ तक एसी, ठीक है। अब आप देखिए इस छोटे ट्राइंगल को, केवल ए डी ई को देखिए ये, ठीक है, और इस ए डी ई के बाहर देखिए आप एक बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी करके, दिख रहा है आपको, ए बी और सी।
इन दोनों ट्रायंगल में आप ये वाला एंगल देखेंगे तो ये इस छोटे के लिए भी है और इस बड़े के लिए भी है, तो ये एंगल तो दोनों में एक जैसा ही आ गया, कॉमन हो गया, इसलिए बराबर हो गया। दूसरा, ये लाइन पैरेलल गिवन था, ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस, तो ये लाइन इनके लिए ट्रांसवर्सल होगी। दो लाइंस को ऐसे कट करने वाली लाइन, ये जो ट्रांसवर्सल बनती है, ये कुछ एंगल्स बनाती है। उन एंगल्स में आपको पता होगा कि काफ़ी सारे टाइप के एंगल बनते हैं और उनके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल है, ये इस वाले एंगल के बिल्कुल बराबर होगा, ये कहलाता है करॉस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो यानी इस ट्रायंगल का ये एंगल, इस ट्रायंगल का एंगल दोनों बराबर हो गए। अब जैसे ही ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो प्रॉपर्टी एंगल का वो तो सेम ही रहना है। तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब जैसे ही तीनों एंगल बराबर हो गए, तो एंगल 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 से हम कहेंगे कि ये छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो गया, ठीक है। ये केवल आपको इसलिए बताया है कि जब आप इसको डेरिवेट करेंगे तो आपको ये सिमिलर भी बताना पड़ेगा, उसके बाद आप वो रूल लगा पाएंगे, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए डी ई और ए बी सी में हम कहेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए, कॉमन हो गया। दूसरा, एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ए बी सी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो आपको तीसरा भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप बोलोगे एंगल एंगल से हम बोलेंगे ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के, ट्रायंगल ए डी ई ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा। अब जैसे ही सिमिलर हो गया, अब हम इनमें प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल उनको कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल उनको कहते हैं जो शक्ल में एक जैसे हो, साइज में भले एक जैसे ना हो, समझ गए। जैसे आपकी एक छोटी सी फोटो पासपोर्ट साइज की, और उसी फोटो से आप एक बड़ा फ्रेम बना दें, तो उनकी शक्ल एक जैसी है, उनके कपड़ों का कलर, बाल, हेयर स्टाइल, जो भी होगा सब कुछ सिमिलर होगा, बस साइज सेम नहीं है। तो यही सिमिलैरिटी है कि ट्रायंगल आपको बड़े छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन ये शक्ल में एक जैसे, उन्हीं को सिमिलर कहते हैं। तो शक्ल सेम इसलिए होती है क्योंकि वो सारी की सारी जो इनमें और इनमें जो फीचर्स हैं वो सारे के सारे प्रपोर्शन में है, या ये कहिए कि इनका रेशियो इक्वल होगा, रेशियो इक्वल होगा मीन्स, तो जैसी कोई चीज़ सिमिलर हो गई वैसे ही हम उसमें एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसलिए इनकी जो साइड है वो आपस में इक्वल रेशियो में होंगी। इक्वल रेशियो का मतलब होता है जैसे कि इस ट्रायंगल की ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड वो बराबर होगी दिस साइड अपॉन दिस साइड। आपको पेयर उठाना है उसका, देखिए जैसे इसका पेयर ये बनेगा, भाई इसका पेयर ये तो नहीं बन सकता ना, ये वाला बिल्कुल जगह से जगह मैच कीजिए, प्लेस टू प्लेस, ये इसका पेयर और ये इसका पेयर, ठीक है। तो ये तीनों पेयर जो होंगे आपस में इक्वल रेशियो में होंगे, समझ गया। यानी कि AD जो होगा, AD ये छोटे वाले ट्रायंगल की जो साइड है AD, वो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है AB उसके साथ प्रपोर्शन में होगा। उसका जो रेशियो बनेगा, या ऐसे कहें कि उसका जो रेशियो बनेगा वो उस छोटे वाले ट्रायंगल की ये साइड ले लीजिए AE, और बड़े वाले ट्रायंगल की ये साइड ले लीजिए AC, इसके बराबर होगा। बस ये रूल लगाने के लिए हमें पहले इसको ये सिमिलर प्रूफ करना पड़ा, ओके। अब आप देखिए AD कितना है हमारे पास, ये 3 दे रखा था, अपॉन AB कितना है, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, AE हमारे पास कितना था 6, और AC हमें बताना था। AC को ये इधर कर लीजिए, 3 × 2 = 6, AC को इधर ले जाइए, AC इज इक्वल्स टू 8 × 2 = 16, 16 सेंटीमीटर, ये आ गया इसका लेंथ AC का, ओके। यही हमें बताना था, तो पूरा लेंथ हो गया 16 सेंटीमीटर AC, ओके। बस यही हमें बताने के लिए कहा गया। तो ये हो गया 16th, ये हो गया इसका 11th क्वेश्चन। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12 कि इन द गिवन फिगर AB इज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। आप देखिए यहाँ पर एक, इसको थोड़ा सा फिगर को बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि AB जो है वो कॉर्ड है, ये कॉर्ड आप समझते हैं, ये लाइन जो सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस जाती है, ये कॉर्ड है विथ सेंटर O, जिसका कि सेंटर O है इस सर्कल का। एंगल OAB 50 है, OAB ये वाला एंगल दे दिया आपको 50। पूछ रहा है ACB बताइए, ACB, C हमारे पास है यहाँ पर, ये
ACB ये वाला एंगल आपको बताना है। देखिए पहले तो आप यहाँ पर देखिए, इसमें दो हमें प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक तो आप यहाँ पर देखिए, अगर ये सेंटर है और सेंटर से कोई लाइन ये सर्कमफेरेंस तक आ रही है तो वो नहीं, वो रेडियस हो जाएगा। तो ये भी रेडियस हो जाएगा क्योंकि ये भी सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक आ रहा है। अब इसको देखिए, ये तो एक ट्रायंगल भी बन रहा है, ओ ए भी एक ट्रायंगल है, और किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती तो उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये 50 तो ये भी 50, ठीक है। ये आपको पता है ना, ट्रायंगल में जितनी साइड इक्वल होती है उतने एंगल भी इक्वल होते हैं। तो दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। ये 50 है तो ये भी 50 है। अब तीनों एंगल का सम होता है कितना, 180। 50 और 50 कितना हो गया, 100। बचा कितना भाई, 180 होना चाहिए था, अभी 100 ही हुआ है, तो यानी 80 बचा हुआ होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। और दूसरा जो लगेगा प्रॉपर्टीज में वो ये कि जो सेंटर पर एंगल बनता है, जो सेंटर पे एंगल बनता है वो रिमेनिंग सर्कल पर बनने वाले एंगल का ठीक 2 गुना होता है। यानी यहां पर जो एंगल बनेगा इसका ठीक 2 गुना रहा होगा, होगा ये। यानी यहाँ पे जो भी रहा होगा उसका ठीक 2 गुना है ये हमें पता है। तो ये किसका 2 गुना है, 40 का। भैया आप देखिए यहाँ पे 40 होना था ना, तभी तो उसका 2 टाइम्स करेंगे तो होगा। और आप दूसरा भी देखिए कि ये एंगल कम खुला हुआ है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि इसको 2 गुना करना है या इसको 2 गुना करना है। देखिए यही वाला एंगल बड़ा होगा, कैसे आप देख भी सकते हैं, ये एंगल ज़्यादा खुला हुआ है, ये ज़्यादा खुला हुआ है और ये वाला कम खुला हुआ है। तो इसका मतलब ये छोटा ही होना है, और छोटा होना या रिलेशन आपको पता है कि वो सिर्फ 2 टाइम्स का ही होता है। जो भी छोटा या बड़ा होना होता है वो सीधा 2 टाइम्स में ही होता है। मतलब इसमें 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने का ऐसा कोई रूल नहीं है, केवल 2 गुने का ही रूल है। तो एक कन्फ्यूजन तो आपका ये क्लियर होना चाहिए कि भाई बड़ा हो या छोटा हो, होना जो भी है वो 2 टाइम्स ही होना है। अब जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये बड़ा होगा या ये छोटा होगा, इसमें अगर कन्फ्यूजन भी है तो ये तो क्लियर होना चाहिए कि जो भी होगा होगा 2 टाइम्स ही। सीधा दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यही होगा बस। तो एक बात क्लियर है। अब रही बात ये समस्या ये कि भाई कौन सा वाला बड़ा होगा, भाई ये वाला एंगल बड़ा होगा। आप खुद ही देखिए ज़्यादा खुला हुआ है, ये थोड़ा कम खुला हुआ है, तो यही एंगल बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, 2 गुना। यानी अगर ये 20 है तो ये 40 होगा, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा। हो गया, क्लियर हो गया आपको। तो ये अगर हमसे पूछा था तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास कितना, 40 का। ये हो गया इसका ए ऑप्शन। ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points this and this internally in the ratio 1:2। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, ये जैसे आप ग्राफ में बनाते हैं ना, जैसे ये ग्राफ है, यहाँ पर आप कोई भी अगर लाइन बनाते हैं कुछ भी तो उसका कोई एड्रेस तो होगा ही। ये y का एड्रेस होता है, ये x का एड्रेस होता है। तो वो बोल रहा है कि एक लाइन है जिसका एड्रेस आपको दिया है 1247, 1, -2 एंड 4, 7। ये आपको बताया है कि दो एंड इसके ये वाले हैं, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है। बोल रहा है इंटरनली इन द रेशियो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट है यहाँ पर कोई, वो इसको डिवाइड करता है। डिवाइड का मतलब कि एक ये पॉइंट जो ये ऐसी जगह पर है कि इसके जो दो हिस्से बनते हैं वो बनते हैं 1:2 पे, 1:2 पे। यानी जो भी होगा वो 1:2 होगा। यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये 4 सेंटीमीटर का होगा ये वाला हिस्सा। तो इसको डिवाइड कर दिया इस पॉइंट ने। आपको पूछ रहा है कि आपको उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो हम मान लेते हैं वो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, मतलब एड्रेस बताना है उस पॉइंट का। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको एक्स का एड्रेस निकालना है, इसको हम m1 और इसको m2 मान लेते हैं। ये आ जाएगा x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2, ठीक है। तो अगर हमें ये निकालना है x, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये x के लिए, y के लिए भी ऐसा ही है, बस वहाँ पर m1 y2 आ जाता है, m2 y1 आ जाता है, अपॉन में m1 प्लस m2 ही रहता है। ओके, m1 कितना है हमारे पास 1 इंटू x2 कितना है हमारे पास 4 प्लस m2 कितना है हमारे पास 2 और x1 है हमारे पास 1 अपॉन में m1 प्लस m2, 2 + 1 3 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4 × 1 = 4 प्लस 2 × 1 = 2, 4 + 2 हो जाएगा 6, 6/3, यानी कि ये हो जाएगा 2। x का एड्रेस तो हमारे पास आ गया 2। अब y का एड्रेस चलते देखिए m1 y2, m1 और y2 कितना हमारे पास -2 प्लस m2 हमारे पास 2 और y1 हमारे पास है m2 y1, सॉरी यहाँ पर हमने गलत कर दिया, m1 y2 था, तो m1 था और y2 था, यहाँ पे ये गलत हो गया।
m1 है हमारे पास 1 और y2 हमारे पास था 7 प्लस m2 हमारे पास था 2 और m2 y1 हमारे पास था -2 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2 ये तो 3 ही आना है। तो 7 1 से 7 2 2 ज़ा 4 तो 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 क्योंकि माइनस का साइन जो है वो प्लस को भी माइनस कर देगा अपॉन में 3 तो 7 माइनस 4 होता है 3 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 यानी y का एड्रेस आ गया हमारा 1 तो x का वैल्यू हो गया 2 और y का वैल्यू हो गया 1 यही हमारा एड्रेस हो जाएगा यानी कि इसी को कोऑर्डिनेट वो कह रहा था यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये रहे 2 इसको ऐसे बनाइए 2,1 ये वाला। अब चेक कर लीजिए 2,1 कहाँ पर है ये रहा सी पार्ट तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ओके तो ये हो गया 13th। अब करते हैं 14th क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है इफ 10 की पावर जो 4 है 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है तो आपको सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे 10 की पावर 4 है और प्लस 10 स्क्वायर ये वैल्यू आपको दे रहा है कितना 1। इसमें से अगर हम 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 10 स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है अब अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दीजिए 10 स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा ये। ठीक है आपको ये तीन जो हमारे पास आप फॉर्मूला समझ लीजिए उसको। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। एक ये होता है। एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जैसे कि साइन से हमने डिवाइड किया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। और एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इस बार हम कॉस से डिवाइड कर रहे हैं सबको तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू जाता है सेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब इसकी मदद से यहाँ पर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक ही बात है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा तो हमने वहीं पे उसे रिप्लेस किया है इसके थ्रू। ठीक है अब हमें सेक स्क्वायर थीटा ही तो पूछा था क्वेश्चन में। ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा पूछा था तो इसको अकेला कीजिए ये सब इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब जरा देखिए सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये आ गया क्या ये यहाँ पर है देखिए ये नहीं है तो नहीं है तो इसको फिर इसको भी बदला गया होगा तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। अब चाहे तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये कॉट स्क्वायर थीटा ही होने वाला है क्योंकि 1 अपॉन टेन थीटा होता है कॉट थीटा। ठीक है 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है कॉट थीटा तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा भी कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब चेक कीजिए क्या कॉट स्क्वायर थीटा है यस ये तो 14th वाले का ए वाला पार्ट हो गया हमारा आंसर। ओके अब ये हो गया। अब करते हैं 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 104। रोम्बस आपको पता है स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए ये रोम्बस। ठीक है यानी जिसकी चारों साइड इक्वल हो लेकिन वो ऐसे टिल्टेड हो। वो बोल रहा है एक रोम्बस है जिसका पेरीमीटर है 104 यानी पेरीमीटर होता है सारी साइड का सम। सारी साइड का सम मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई साइड है ए तो ये भी ए ही होनी है क्योंकि सब बराबर होती हैं इसमें तो ये भी ए ही होनी है। तो पेरीमीटर बोल रहा है 104 है मतलब ये जो 104 है 104 है ये चार साइड को मिलाकर आया है। ठीक है तो एक साइड कितने की हो जाएगी 4 2 ज़ा 8 4 6 ज़ा 24 26 की हो जाएगी एक साइड 26 सेंटीमीटर की यानी 26 सेंटीमीटर साइड का ये रोम्बस है। ओके बोल रहा है एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 48। बोल रहा है एक डायगोनल जो है इसका ये 48 का है ये 48 का है। ठीक है फिर कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल आपको दूसरे डायगोनल की लेंथ बतानी है। ठीक है कर देंगे हम इसको कैसे देखिए डायगोनल का एरिया के साथ कोई कनेक्शन होता है तो एरिया तो हमें गिवन नहीं है तो हम क्या करते हैं एक रूल हमें पता है कि जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल जो है एक दूसरे को एक तो बराबरी पर काटते हैं यानी 48 ने 26 को बराबर बराबर काटा होगा। सॉरी 26 तो ये वाली साइड है। ठीक है यानी जो ये डायगोनल है इसने ये 48 को ये पूरी साइड 48 थी ना तो इसको बराबर काटा होगा यानी 24 इधर गया होगा 24 इधर गया होगा। समझ गया कि ये डायगोनल जैसे ये मैंने लाइन लगाई इसमें तो ये जो लाइन है इस लाइन ने इस वाली लाइन को बराबर हिस्सों में बांटा है मतलब अगर ये पूरी 10 रही होगी तो ये 5 5 में बांट दी
यही बात हम इसके लिए भी कह सकते हैं कि इस लाइन ने बराबर हिस्सों में बांटा, यानी अगर ये पूरी की पूरी लाइन 20 की रही होगी तो ये 10 की रही होगी और ये 10 की हो गई होगी। इस लाइन ने इसको ऐसे काटा है, मतलब दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को बराबरी पे काटते हैं, ये आप समझे। ओके, दूसरा नियम क्या है कि ये 90 पर भी काटते हैं, यानी बराबरी पे भी काटते हैं और 90 पे भी काटते हैं। तो ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, देखिए आप, हो गया। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो इसमें दो साइड तो हमें पता चल गई कौन सी, एक तो ये 24 ये वाली, एक ये वाली 26। तो अगर ये राइट एंगल है तो इसके ठीक सामने वाली, मतलब ये तो हाइपोटेन्यूज होनी नहीं है, समझ गया, ये दोनों हाइपोटेन्यूज नहीं होनी, हाइपोटेन्यूज फिर ये सामने वाली होगी क्योंकि ये तो बेस और हाइट बनेंगे। हाइपोटेन्यूज गिवन है, एक साइड गिवन है, तीसरी हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, अभी अभी हमने डिस्कशन किया था इससे पहले वाले में कि अगर हाइपोटेन्यूज दिया है तो फिर माइनस ही करना है। 26 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाता है 676। 24 का स्क्वायर कीजिए 576। इसको रूट के अंदर रखिए, यानी इसका स्क्वायर करें फिर इसका स्क्वायर करें, बड़े में से छोटे को माइनस करें और उसका स्क्वायर रूट निकालें। तो 576 676, यानी 100 का डिफरेंस आ रहा है, बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10, यानी ये साइड होने वाली है 10। अब जरा देखिए, ये तो ये वाली साइड थी 10 और हमें पता है कि ये इसको बराबरी पे काटता है, तो ये भी कितना होना है 10, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। तो दूसरा डायगोनल हमारे पास कितना था 20 का, कहाँ गया क्वेश्चन ये वाला, हाँ, द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो ये कि ये 90 पर कट करते हैं एक दूसरे को, ये रोम्बस के लिए बोल रहा हूँ मैं, रोम्बस में जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, तो 90 एंगल बनाते हैं, बाइसेक्ट का मतलब बराबरी पर काटते हैं। क्लियर, ठीक है। अब 16th क्वेश्चन देखिए, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यू देखना है कि चेंज कहाँ से कहाँ पे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, यानी 10 लेफ्ट में भी है, कॉट लेफ्ट में भी है और राइट में भी 10 और कॉट ही बन रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करें, देखिए जैसे 10 का जो वैल्यू है और कॉट का वैल्यू, इसको हम साइन कॉस में तोड़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, साइन और कॉस में वैल्यू दिख नहीं रहे हैं राइट में, फिर भी आप ये कीजिए कि सबसे पहले इसको साइन कॉस में तोड़ दीजिए। इवन हमारे 2 स्टेप हो जाए इससे, कम से कम 2 स्टेप हम आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करना, तो कम से कम इतना कर दीजिए कि आप वैल्यूज़ को साइन और कॉस में तो तोड़ ही दीजिए। ठीक है, तो 10 का वैल्यू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉट का वैल्यू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होल अपॉन में, फिर ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, थीटा की जगह पर यहाँ पर ए है एंगल, और टेन बी को हम लिख सकते हैं साइन बी अपॉन कॉस बी। ओके, तो अगर हम इसको इतना भी ब्रेक कर दें तो भी ये सॉल्यूशन में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखें यहाँ पर एक फ्रैक्शन ये बन गया, एक फ्रैक्शन ये बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, इस फ्रैक्शन का भी और इसका भी। देख रहे हैं दो फ्रैक्शन, एक तो यहाँ पर बन रहा है एक यहाँ पर बन रहा है, तो जैसे फ्रैक्शन दिखता है हम उसको एलसीएम से ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम आएगा कॉस ए एंड साइन बी। ठीक है, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए साइन बी, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस बी कॉस ए, होल अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा कॉस बी कॉस ए प्लस साइन बी एंड साइन ए, होल अपॉन में इसके साथ आएगा साइन ए एंड कॉस बी। ठीक है, अब देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सारा हम साइन कॉस में बदल चुके हैं, जबकि राइट हैंड साइड में चाहिए टेन ए में। तो आगे सॉल्व करते रहते हैं, देखिए कहीं पर मौका मिलेगा तो उसको कन्वर्ट कर देंगे, फिलहाल ऐसे ही चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू देखिए, अगर इसको हम सही ढंग से अरेंज कर दें, आप देखें 2+3 करें या 3+2 करें, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप देखिए माइनस में तो फ़र्क पड़ जाएगा, अगर 5 - 3 करते हैं तो वो 2 आता है, लेकिन आप 3 - 5 करेंगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं होते, लेकिन जो प्लस में होता है ये दोनों का वैल्यू बराबर होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कॉस बी कॉस ए बाद में है, यहाँ पर पहले, तो इसको हम बाद में कर देते हैं, इसको पहले कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि वो दोनों सेम ही वैल्यू है। जैसे आप देखिए
ऊपर वाला जो वैल्यू बन रहा है वो बन रहा है साइन ए साइन बी प्लस कॉस बी एंड कॉस ए। और ये वाला जो वैल्यू है इसको मैं पहले लिख दूँ अगर, और इसको भी पहले लिख दूँ साइन ए साइन बी, क्योंकि मल्टीप्लाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस बी एंड कॉस ए। ये तो देखिए अब आपको एक जैसे दिख रहे होंगे दोनों, तो ये कैंसिल हो सकते हैं। ठीक, तो इसको मैं पूरा पूरा कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से। अब ये जो सबसे नीचे है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब देखिए ये भी बी है और ये भी बी है, इन दोनों का एक पेयर बना देते हैं और इन दोनों का एक पेयर बना देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा कॉस बी अपॉन साइन बी। साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो ये हो जाएगा टेन ए, और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, ये बन जाएगा कॉट बी। यही हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था, टेन ए एंड कॉट बी। ओके, तो ये हो गया 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 3 क्यूब्स ऑफ एज 6 सेंटीमीटर। 3 क्यूब है हमारे पास जिनकी एज मतलब की साइड है 6 सेंटीमीटर की। ईच आर जॉइंट, तीनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया गया है, मतलब एक साथ मिला दिया गया है एंड टू एंड, टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, जिससे एक क्यूबॉइड बनता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म। तो आपको सरफेस एरिया बताना है क्यूबॉइड का जो कि बना है उन तीनों क्यूब को मिलाकर। ये कुछ ऐसा है, देखिए अगर आप क्यूब को मिलाते हैं, जैसे 3 क्यूब है, मान लीजिए एक क्यूब ये रहा, ठीक है, एक क्यूब ये रहा, दूसरा क्यूब आप इसके साइड में ऐसे मिला दें, ये ऐसे, ये दूसरा क्यूब रहा, और इसी से मिला दें ये तीसरा वाला क्यूब। अब आप इस नए वाले फिगर को देखें, अगर ये तीनों को मिलाकर जो बना है वो क्यूब नहीं है, वो क्यूबॉइड है। दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्यूबॉइड। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अब जो क्यूबॉइड बना है इसका आपको बताना है सरफेस एरिया। अब देखिए सरफेस एरिया बोला है, तो सरफेस एरिया में हमारे पास दो सरफेस एरिया होते हैं, एक टोटल होता है और एक होता है लेटरल। ठीक है, टोटल का मतलब होता है जैसे कि सारी जितनी भी सरफेसेस हैं उनका एरिया बताना होता है। लेटरल का मतलब होता है छत और फर्श को छोड़ दें आप और बाकी की 4 दीवारों का एरिया ऐड कर दें। ठीक है, वो लेटरल होता है। तो यहाँ पर देखिए आप ना टोटल बोला है ना लेटरल बोला है, तो ऐसी कंडीशन में सरफेस एरिया अगर बोला है तो हम उसको हमेशा टोटल ही लेंगे, क्योंकि टोटल का मतलब सारी सरफेसेस, और सरफेस एरिया में भी तो यही कह रहा है कि सरफेस का एरिया बताइए, तो सारी की सारी सरफेस को हम सरफेस ही काउंट करेंगे। तो उसमें कहीं पर अगर लेटरल बोलना होगा उसको तो वो लेटरल बोलेगा। ठीक है, नहीं बोला है तो इसका मतलब टोटल का मतलब भी टी एस से टोटल सरफेस एरिया है, और सरफेस एरिया का मतलब भी टी एस से ही। ओके, तो हमको इसका टी एस से निकालना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, टी एस से के लिए फॉर्मूला होता है टी एस से ऑफ क्यूबॉइड, वो होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच एंड प्लस एच एल, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, और ब्रैकेट में क्लोज, बाहर 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब यहाँ पर हमें इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाउंड करनी है, उसके बाद वैल्यू रखेंगे। तो आप देखिए लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर का क्यूब था, इसकी यहाँ से यहाँ साइड 6 थी, यहाँ से यहाँ भी 6 हो गई और यहाँ से यहाँ भी 6 हो गई। तो इस नई क्यूबॉइड की टोटल लेंथ कितनी हो गई, 6 3 ज़ा 18। देखिए आप वही लेंथ। अब ब्रेथ देखिए, ब्रेथ जो है वो अभी भी वैसी की वैसी ही है, उतनी ही रहेगी 6, क्योंकि आप क्यूब क्यूब को ये तो ऐसे में जोड़ सकते हैं, ऐसे में भी जोड़ सकते हैं, ऊपर की तरफ से जोड़ सकते हैं, तो केवल एक ही साइड बदलेगी। जैसे अभी आप, पहले मैं इसको पूरा करता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखिए इसकी लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई, और हाइट भी हो गई कितनी, 6। तो आप देख रहे हैं जो पुराना क्यूब था हमारे पास उसमें जो साइड थी, लेंथ ब्रेथ हाइट, वो तीनों ही 6 थी। अब जो क्यूबॉइड बना है उसमें ब्रेथ और हाइट तो 6 ही है, लेंथ बदल गई। तो आप देख रहे हैं केवल एक साइड में चेंज आया। अब इसको आप कैसे भी रखें, इधर से भी रखें तो भी एक साइड में चेंज आएगा, अगर तीनों एक साथ रख रहे हैं आप एक साइड में इधर चेंज आएगा। ठीक है, आप इधर से रखेंगे तो भी एक साइड में चेंज आएगा, इधर रखेंगे तो हाइट में चेंज आएगा, लेंथ और ब्रेथ उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एक में बदलाव आना है, बाकी दोनों वैसी की वैसी ही हैं, देख रहे होंगे आप। ठीक है, तो
अब हमें लेंथ मिल गई, लेंथ हो गई हमारे पास कितनी 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर एंड हाइट हो गई हमारे पास अगेन 6 सेंटीमीटर। ओके, अब वैल्यू रखिए ट्वाइस ऑफ एल बी, एल इंटू बी 18 इंटू 6 प्लस बी इंटू एच 6 इंटू 6 प्लस एच इंटू एल 6 इंटू 18। ओके, ट्वाइस ऑफ 18 सिक्सा होता है 108 प्लस 6 सिक्सा 36 एंड प्लस 18 सिक्सा 108, तो ये हो जाएगा 108 और 108 हो जाएगा 216, 216 और 36, 36 और 6 42 और 10 52, 252। ओके तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, 250, 250, 500, 504, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। करते हैं 18th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एल एंड एम आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी। देखिए एल और एम दो पॉइंट हैं, मिड पॉइंट है ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। एक है ए बी साइड पर, एक है ए सी साइड पर। ऑफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ये पूरा स्टेटमेंट एक साथ पढ़ें आप, ये पूरा जो सेंटेंस है ना इसे एक साथ पढ़ेंगे तभी इसका मीनिंग क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये टूट रहा है सेंटेंस। देखिए एल एंड एम आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। फिर इसके बाद ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो कि साइड ए बी और ए सी पर मौजूद है ए बी सी ट्राइंगल पे। और इसके बाद बोल रहा है कि राइट एंगल एट बी, वो जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल वाला है और वो बी पर राइट एंगल। तो पहले आप एक ट्राइंगल बनाए, देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। बी पे राइट एंगल बनाइए। फिर कहता है कि जो एल और एम पॉइंट है, तो देखिए एल पॉइंट जो है वो ए बी पर होगा, ए बी पर, इसको ए बी बना लेते हैं। ये रहा इसका मिड पॉइंट एल, बिल्कुल इस लाइन के बीचों बीच बना रहे हैं मिड पॉइंट एल। और एम जो है वो ए सी पर है, ए सी पर है एम, इसको मिड पॉइंट बना दीजिए ये। फिर कहता है शो दैट 4L स्क्वायर 4LC स्क्वायर, एल सी यानी कि एक लाइन तो हमें पहले मिलानी पड़ेगी तभी एल सी बन पाएगा, इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ये तो पहले से है हमारे पास, प्लस 4BC स्क्वायर, 4BC स्क्वायर, BC यानी ये भी साइड है, यानी इसके लिए हमें कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। तो आप यहाँ पर पहले देखें, फिर लाइन को ज्वाइन भी करना है आपको। हो सकता है ऐसा भी हम ज्वाइन करें इसको, अगर कहीं पर बोलता तो हम इसको ऐसे भी ज्वाइन करते ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि आपको ये वाली जो साइड है, इसको ये इस वाली साइड को आपको बताना है। दिख रहा है आपको ये वाली साइड 4LC स्क्वायर, यानी इस साइड का जो स्क्वायर है उसका 4 टाइम्स जो होगा ए बी स्क्वायर, इस साइड के स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर इस वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होगा 4 टाइम्स। ओके, तो देखिए कैसे करें इसको। सबसे पहले आप देखें कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, और पाइथागोरस यानी ये वाली जो साइड है इसको, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये हो गया बेस, ये बेस होती है राइट एंगल के हिसाब से, और ये हो जाती है हाइपोटेन्यूज। यानी जो पाइथागोरस है उसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास कितना ए सी। अब देखिए यहाँ पर ए सी तो हमें कहीं दिया नहीं है, दिया देखिए ए सी तो दिया नहीं है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जो एल सी है, देखिए एल सी ये वाली साइड है, ए बी ये वाली साइड है और बी सी ये वाली साइड है। यानी ये जो राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ से ले रहे हैं ए बी सी से, इसको हम एल बी सी से भी ले सकते हैं। इन ट्राइंगल एल बी सी कैसे, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो मेरी इस वाले ट्राइंगल से कैलकुलेट हो सकती है। देखिए बी सी इस साइड इस पे भी है, ए बी साइड इस पे भी बन सकती है, देखिए, और एल सी ये वाली आ रही है, एल सी इसी पे आ रही है। यानी ए सी वाली साइड का कहीं इसमें जिक्र नहीं है, देखिए ए सी वाली साइड नहीं आ रही, तो मैं इस वाले ट्राइंगल से ले रहा हूँ क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है। तो इन ट्राइंगल एल बी सी पे आप देखिए
हाइपोटेन्यूज हो गया LC, तो LC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी LB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए एक वैल्यू तो हमें मिल ही चुकी है LC, ठीक है। अब देखिए आप LC स्क्वायर को रहने देते हैं क्योंकि ये यहाँ पर ऐसा ही है, ठीक है। ये जो है AB स्क्वायर और BC स्क्वायर भी हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर देखिए जो LB स्क्वायर है, यहाँ पर LB की जगह AB है, तो आप देखिए जो LB है इसको हम AB का आधा भी तो कह सकते हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट का मतलब है ये पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच है, यानी ये दोनों हिस्से बराबर है, आधा ये दोनों बराबर है। तो ये जो LB है इस पूरे का आधा है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि LB स्क्वायर जो है वो AB अपॉन 2 है। समझ गए आप? जो LB है वो इस पूरे का आधा है, मतलब अगर ये पूरी की पूरी 10 होती तो ये 5 होती। यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी होती? 5, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट है, तो यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होना है। ये 5 5 में बढ़ गया, तो इस 10 का तो पूरा आधा ही है ना 5। तो वही बात हमने यहाँ पे लिख दी कि LB जो है वो AB का आधा है। अब देखिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, LC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर और अपॉन में 2 का हो जाएगा 4, क्योंकि ये स्क्वायर था तो स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, प्लस BC स्क्वायर। अब इस 4 को डिनोमिनेटर से हटाते हैं, LCM लेंगे तो जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर में 4 नहीं है वहाँ वहाँ ये ऊपर चला जाएगा। जैसे यहाँ नीचे नहीं है तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर भी ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 4LC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था। देखिए दिख रहा है आपको? 4LC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर। ओके, करते हैं हम 19th क्वेश्चन। शो दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम को आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है। देखिए साइक्लिक है और पैरेललोग्राम भी है, ये दे रखा है आपको। एक तो साइक्लिक ये आपको गिवन है वैल्यू, पैरेललोग्राम वैल्यू गिवन है, रेक्टेंगल आपको प्रूव करना है। तो पहले समझते हैं ये होता है क्या। देखिए एक सर्कल बनाइए और उसके अंदर एक 4 साइड वाला फिगर बनाइए। तो 4 साइड वाला फिगर यानी कि क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो इसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई भी 4 साइड का फिगर वो क्वाड्रिलेटरल हो गया और ऊपर से इसके चारों कोने जो है वो सर्कल पर है, तो ये साइक्लिक हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो ये आमने सामने के एंगल होते हैं इनका सम 180 होता है, ठीक है। अब ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इन्होंने हमें दिया है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कहते हैं उस फिगर को जिसमें आमने सामने की साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। यानी ये पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है। ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि इसमें आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमें दे रहा है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को मिलाकर ये कुछ ऐसे बनेगा कि जो हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे थे इसके अंदर हमें पैरेललोग्राम फिट करना है। समझ गया? यानी यहाँ पर इन्होंने बोला है कि केवल क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि केवल क्वाड्रिलेटरल बोलता तो हम 4 साइड का कोई भी फिगर ले लेते, लेकिन यहाँ पर बोला है कि एक पैरेललोग्राम है, तो हमने 4 साइड का फिगर लिया है ऐसा जिसमें आमने सामने की साइड इक्वल हो और पैरेलल भी हो। दूसरा वो साइक्लिक भी है, पैरेललोग्राम भी है और साइक्लिक भी है, यानी चारों कोने भी जो है वो सर्कल पर ही होंगे। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन करके यहाँ पर हम लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए पहला नियम क्या था कि अगर वो साइक्लिक है तो आमने सामने के एंगल का सम जो होगा 180 होगा, तो यानी इस कोने का और इस कोने का सम 180 होना है। और अगर वो पैरेललोग्राम है तो आमने सामने के एंगल इक्वल भी होने। समझ गए आप? अब आप देखिए ये दोनों को मिलाकर 180 आना चाहिए और ये दोनों बराबर भी है, तो मतलब ये 180 जो है वो दोनों में बराबर बराबर बटेगा। समझ गए? टोटल वैल्यू 180 थी, ये और ये दोनों इक्वल है, तो मतलब ये 180 दो बराबर हिस्सों में बटेगा, तो 90 इसके पास आ जाएगा, 90 इसके पास आ जाएगा। और यही रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। रेक्टेंगल में और इस पैरेललोग्राम में बस इसी की तो कमी थी, क्योंकि जैसे ही हमने बोला कि आमने सामने की साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है तो वो तो रेक्टेंगल में भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो जब इन्होंने पैरेललोग्राम दिया था तो ये वैल्यू तो गिवन था हमारे पास,
आमने सामने की इक्वल साइड वाला। लेकिन जो वैल्यू हमें प्रूव करना था रेक्टेंगल बनाने के लिए वो था कि कोने का एंगल 90 होना चाहिए, तो वो हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हमें पता है कि पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो हम केवल एंगल पे ही चलते हैं, साइड को रहने देते हैं। या लिख देते हैं, चलिए AB इज इक्वल्स टू DC एंड AB इज पैरेलल टू DC। दूसरा AD इक्वल्स टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है। और एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B, ये सब के सब वैल्यू गिवन है। एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, क्योंकि जैसे ही पैरेललोग्राम बोला ये सब वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गई, ये हमें खुद से मिल गई। मतलब जैसे इन्होंने बोला कि पैरेललोग्राम हम आपको देते, तो पैरेललोग्राम दिया, यानी इसके साथ ये सब वैल्यूज भी इन्होंने हमें दे दी। ओके, अब ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, इट इज साइक्लिक, सो दैट हमें पता है एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू होना है 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए A बराबर C था, ये पैरेललोग्राम ने बता दिया, और A प्लस C 180 होगा, ये साइक्लिक ने बता दिया। अब इस A को C रख देते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है ना कि A जो है वो C के बराबर है, तो A की जगह पे C रख दीजिए। एंगल C प्लस एंगल C, या C की जगह पे A रख दीजिए, आपकी इच्छा है, 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। एंगल C इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180/2 यानी कि 90। अब जैसे ही ये C 90 हो गया तो A भी 90 हो जाएगा, क्योंकि आप बोल रहे, अभी हमने बात करी थी कि C A के बराबर है, यानी जो ये होगा वही होगा। और वैसे ही D किसके बराबर है, B के बराबर है, तो सिमिलरली एंगल D बराबर एंगल B, वो भी 90 आ जाएगा। उसमें भी हम यही रूल लगा सकते हैं जो हमने A C के लिए लगाया, वो हम D और B के लिए भी तो लगा सकते थे। तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, D और B को बराबर 90 दिखा दीजिए, तो एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल B, बराबर हो जाएगा एंगल C, बराबर हो जाएगा एंगल D। ये सब क्या हो गए, 90, क्योंकि चारों कोने 90 हो गए, ये भी, ये सब भी 90 हो गए। और जैसे ये 90 हो गए, तो मतलब ये जो पैरेललोग्राम हम अभी तक ऐसे समझ रहे थे, ये असल में ऐसे ना होकर इस सर्कल के अंदर ऐसा रहा होगा कि आमने सामने की साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है, और हर कोना जो है वो 90 का है। और जैसे ही ऐसा हो गया वैसे ही वो रेक्टेंगल प्रूफ हो गया, हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, तो ये हो गया 90th भी कंप्लीट। करते हैं इसका 20th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 8b-16 को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 8b-16। देखिए हम इसको फैक्टराइज कर सकते थे दो दो के पेयर बना के। फैक्टराइज का मतलब होता है आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई कितना कर सकते हैं आप, मोटे मोटे तौर पे हम यही समझ लेते हैं कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। कितने तरीकों से कर सकते हैं, या तो मैं इनके दो दो के पेयर बना देता हूँ, ठीक है, उनमें कुछ कॉमन उठा लेते हैं, फिर सॉल्व करके देख लेंगे। तो अगर मैं इन दो का पेयर बनाता हूँ तो आप देखिए कुछ कॉमन ही नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी ए प्लस बी बनेगा, फॉर्मूला जो होता है उसका। इनमें से 8 कॉमन है, तो हम ऐसा भी कर सकते थे, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी एंड प्लस इसमें से 8 कॉमन ले लेते B-2, ऐसा भी कर सकते थे। यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो दो दो के पेयर से बात नहीं बन रही है। चाहे तो आप इन दो का पेयर उठा लीजिए, फिर तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देखिए इन दो का पेयर उठा लीजिए, इन दो का पेयर उठा लीजिए, जैसे ए स्क्वायर प्लस 8b, इन दो का पेयर उठाइए, और माइनस बी स्क्वायर माइनस 16, इन दोनों का पेयर उठाइए, तो ये हो जाता माइनस बी स्क्वायर माइनस 16। तो इसको माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिखते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए ये पेयरिंग से तो बात नहीं बन रही। देखिए आप ये दो पेयर उठाए, ये दो पेयर उठाए, तो आगे सॉल्व नहीं हो रहा कुछ, ठीक है। इसको फिर से एक्सपेंड करेंगे तो वापस यहीं पहुंच जाएंगे ना। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर वैल्यू देखिए, अगर इस नंबर को देखें आप तो ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, देखिए 4 का स्क्वायर। अब इस ए को छोड़िए, यहाँ पर बी है, अगर ये साइन
को अभी हम फिलहाल भूल जाएं तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपको फॉर्मूला याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो प्लस और माइनस में देखिए ये दोनों टर्म तो प्लस की होती हैं लेकिन ये माइनस की होती है और ये प्लस की होती है, मतलब जो इस साइन का फर्क आता है वो लास्ट वाली टर्म यानी इसमें आता है। लास्ट वाली मतलब जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसमें लास्ट वाली टर्म ये, इसमें माइनस है तो इसमें भी माइनस आ रहा है, ठीक है। बाकी दोनों में ए और बी दोनों प्लस है, देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ठीक है। तो अगर आप देखें इसको तो ये देखिए अगर मैं इसको ए ले लूँ तो ये देखिए बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 4 जा 8b आना था इसमें, तो 8b आ रहा है यानी ये पूरा a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। प्लस माइनस साइन को भी छोड़ देते हैं यानी इन दोनों में से ये बन पा रहा है। अब ये रही साइन की दिक्कत कि हमें पता है जो पहली दो टर्म है ए और बी वाली ये दोनों प्लस होती है, ये दोनों प्लस होती हैं चाहे ये वाला फॉर्मूला लगे या ये वाला लगे, और यहाँ पर ये दोनों ही माइनस है, ठीक है, ये दोनों ही माइनस है। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस को बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर के सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे, देखिए तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, 8b का साइन हो जाएगा माइनस और 4 का साइन हो जाएगा प्लस। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब ये बन गया ये वाला फॉर्मूला, तो इसको हम लिख देते हैं b माइनस 4 का होल स्क्वायर। समझ गए कैसे किया, ये 20 का वैल्यू प्लस हो गया क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया था, तो माइनस कॉमन लिया था तो b माइनस का था तो प्लस का हो गया, ओके। अब फिर से देखिए ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म, इसको ए स्क्वायर बना लीजिए और इसको बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, बस यहाँ पर बी की जगह पे खाली बी नहीं है, बी माइनस 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ओके। अब देखिए ये हो जाएगा ए माइनस माइनस को अंदर ले जाएंगे और इस प्लस को अंदर ले जाएंगे ए प्लस बी माइनस 4, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, दिख रहा है आपको बस। तो इफ 110 इज रिड्यूस्ड टू 88, वो बोल रहा है 110 जो है वो 88 हो जाता है, यानी इसमें से कुछ माइनस हो गया और वो बन गया 88, ठीक है, माइनस हो गया 88 हो गया। बोल रहा है यही बात जो है वो रिडक्शन परसेंट में बताइए, यानी आपको पता चल रहा होगा माइनस किया 88 बन गया तो कितना कम हुआ है, 88 प्लस 2 होता है 90, 10 100, 10 110 यानी कि 22 हो गया, यानी 22 का फर्क आ गया, 22 की कमी हो गई। तो बोल रहा है ये जो नंबर में आप बात बता रहे हो इसको परसेंटेज में बताओ, तो हम ये देख लेते हैं 22 जो है वो कितना परसेंट बनता है। अब और रियल वैल्यू क्या है, या आप इसको कहें कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी हमारे पास 110, यानी जो भी परसेंटेज कैलकुलेट होगा वो 110 का होगा ना, ये तो अब हुआ है, ये तो नई वाली वैल्यू है, तो परसेंटेज जो हम कैलकुलेट करते हैं वो पुरानी वाली वैल्यू से ही करते हैं, आपको पता है। तो हमें निकालना है 22 कितना परसेंट है, ठीक है, या 22 को 110 के हिसाब से बताइए कितना परसेंट बनता है ये इसका। तो यानी पहले स्टेटमेंट बना दें फिर सॉल्व करना आसान रहेगा। देखिए हमें नहीं पता 22 कितना परसेंट है, तो हम कह रहे हैं लेट x परसेंट ऑफ 110 इज इक्वल्स टू 22, यानी 22 जो है वो हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि x परसेंट बनता है 110 का, ये बात हमने यहाँ पे इसको शो कर दिया ऐसे। अब इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 110 इज इक्वल्स टू 22, x को यहीं पे रहने दीजिए 22 मल्टीप्लाई बाय 100 और अपॉन में चला जाएगा 110, 0 11 2 22, 2 10 20, यानी 20% का रिडक्शन हुआ है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए 110 ये था रियल वैल्यू, इसका जो 10% होगा ना वो होता है 11, 10% निकालना हो तो आप 10 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ रहा है 11, यानी 110 का 10% हो गया कितना 11, तो 20% कितना हो गया 22, तो बस 22 की कमी थी तो 22 यानी कितना परसेंट हो गया 20% हो गया। समझने के लिए वैसे भी समझ। अब जरा 22nd क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 28 36 एंड 48, एक ट्राइंगल है
बोल रहा है इसकी जो साइड्स हैं वो है 28, 36 एंड 48। 28, 36 एंड 48। ठीक है, आप देखें कि ये सबसे बड़ी साइड लग रही है आपको, ये सबसे छोटी लग रही है, तो यहाँ पे नंबर हम इधर उधर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट की लेंथ बताइए इनटू विच द स्मॉलेस्ट साइड इज डिवाइडेड बाय द, जिससे कि स्मॉलेस्ट साइड जो है वो डिवाइड होती है बाय द, ये एक लाइन हमें यहाँ से यहाँ लगानी है ऐसे करके। ठीक है, अब ये लाइन किस नियम से आएगी वो बता रहा है। द स्मॉलेस्ट साइड इज डिवाइडेड बाय द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल अपोजिट टू इट, इस साइड के अपोजिट में जो एंगल है उसका बाइसेक्टर है जो, वो है लाइन। समझ गए? यानी इस लाइन की खासियत क्या है कि ये लाइन इस एंगल की बाइसेक्टर है, यानी इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। मतलब अगर ये पूरा एंगल 50 का रहा होगा तो इस लाइन ने 25-25 में बांट दी, तो वो लाइन जो इसको इक्वली डिवाइड कर रही है वो इस साइड पर जो आ रही है, सबसे छोटी साइड पर जो आ रही है, उस साइड को किस हिसाब से डिवाइड करती है आपको ये बताना है। मतलब आपको तो बताना है असल में इनकी लेंथ, ये आपको ये बताना है। तो बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, यानी इन लाइन सेगमेंट्स की आपको लेंथ बतानी है। ठीक है, और इनको बांटा किसने अलग अलग, इस लाइन ने, और ये लाइन कौन है, इस एंगल का बाइसेक्टर। ओके, तो ये बाइसेक्टर है, इसके लिए एक रूल हम यहाँ पर लगाते हैं कि रूल कहता है कि अगर ये बाइसेक्टर सामने वाली लाइन को, जो ये इक्वली तो नहीं, इस लाइन को जो डिवाइड कर रही है उसका एक रेशियो बनता है, वो रेशियो बनता है कि ये अपॉन ये। समझ रहे हैं आप? यानी कि इस ट्राइंगल में दिस साइड अपॉन दिस साइड बनता है इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। ओके, पहले इसको हम इनिशियल दे देते हैं ये, यानी कि नियम कहता है ए बी अपॉन ए सी जो बनता है वो बनता है बी डी अपॉन डी सी। ए बी अपॉन ए सी, जो अगल बगल की जो साइड है इस बाइसेक्टर के, इस लाइन को छोड़ के जिस पे वो टच कर रहा है, यानी जिस साइड को वो डिवाइड कर रहा है उसको छोड़ के जो दोनों साइड है उनका रेशियो उस लाइन से जो बनी दो साइड है, दो सेक्शन जो बने हैं उनके रेशियो के बराबर होता है, बी डी अपॉन डी सी। ओके, अब वैल्यू रखते हैं। ए बी कितना है हमारे पास 48 अपॉन ए सी हमारे पास है 36, बी डी हमारे पास हमें नहीं पता और डी सी भी हमें नहीं पता, तो ये हो जाएगा 12 4 जा 48, 12 3 जा 36, तो 4/3 आ गया बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, यानी बी डी रेशियो डी सी ये आ गया 4/3, यानी ये 4/3 में बढ़ रही है। यानी ये इस इस पूरी साइड के 4 हिस्से होंगे, इस पूरी साइड के जितने भी हिस्से हमने किए हैं उसमें से 4 इसके पास होंगे, 3 इसके पास होंगे, ये बता रहा है रेशियो। ठीक है, अब पूरी साइड थी कितनी 28, तो 28 को अगर आपको रेशियो इन प्रोपोर्शन में हमने ये सॉल्व किया था कि अगर आपको रेशियो को वैल्यूज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, जैसे ये वाला हिस्सा है ये हमें पता चल गया 4 है और ये कितना है 3 है। अब ये 4 और 3 सेंटीमीटर है नहीं, हिस्से हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कंपैरेटिव वैल्यू है। मतलब ये एक दूसरे से इनका कंपैरिजन हो रहा है तब बता रहा है। ऐसा नहीं है कि ये 4 होगा और ये 3 होगा। अब अगर आप देखिए 4 3 होता तो 4 + 3 तो 7 होता है, जबकि यहाँ पे 28 है, इसका मतलब ये 4 3 नहीं होगा, ये इससे बड़े नंबर होंगे, लेकिन कंपैरिजन में 4 3 आ रहे हैं। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 4 का हिस्सा निकालना है तो 4 ऊपर लिखेंगे और 4 + 3 7 ये नीचे जाएगा, हमेशा ऐसे ही होगा। 7 4 जा 28, 4 4 जा कितना आ गया 16, यानी ये एक्चुअल वैल्यू आ गया, ये असल में 16 सेंटीमीटर होगा। अब 28 में से 16 अगर इसके पास चले गए तो ये कितना होगा 12। आप ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर से वैसा ही करिए, 28 मल्टीप्लाई बाय अब की बार 3 ऊपर रहेगा, नीचे दोनों का सम होगा, 7 4 जा 28, 4 3 जा 12, ऐसे कर लीजिए तो भी वही आना है। समझ गए? तो यानी जो साइड बट रही थी वो बट रही थी 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ये हो गई लेंथ ऑफ सेगमेंट्स। ओके, ये हो गया 22 और 23। अब करते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो सिमिलर ट्राइंगल है, लेके चलते हैं इसको, दो सिमिलर ट्राइंगल है
ABC एंड PQR। तो ये रहे दो सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स आप समझते हैं, यानी जिनकी शक्ल एक जैसी हो, साइज भले एक जैसा ना हो। ठीक, सिमिलर ट्राइंगल्स ABC एंड PQR। कहता है if the corresponding altitudes AD and PS are in the ratio 9:25, ये 9:25 है। अब ये भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, कंपैरेटिव वैल्यू है, यानी कि इनकी कंपैरिजन कर रहा है। तो अगर ये 9 पार्ट्स हैं तो ये 25 पार्ट्स हैं, ऐसा बोल रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ABC एंड PQR। इनका एरिया बताना है आपको, ये ABC एंड PQR का एरिया का रेशियो बताना है। तो बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें केवल एक थ्योरम लगती है और 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपको अगर दो सिमिलर ट्राइंगल दिए तो हमें पता है कि जो एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR, यानी दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो होता है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। आप देखें, यानी इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो उनका जो रेशियो आएगा वो होगा उन ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो बनेगा। ओके, और वैसे भी हमसे पूछा भी यही था, फाइंड द रेशियो, तो हमें रेशियो ही पूछा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें पता करना है, ये वैल्यू हमें पता है। AD कितना है 9, PS कितना है 25, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो 9 का हो जाएगा 81, 25 का हो जाएगा 625। यही है एरिया ABC और एरिया ट्राइंगल PQR का रेशियो, यही हमें फाइंड करना था। ओके, तो ये हो गया 23rd भी कंप्लीट। अब 24th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये जो है सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको ये दो इक्वेशन दी है, आपको इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं, या तो x को टर्मिनेट कीजिए या y को। आप देखेंगे यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 3 है और यहाँ पर 4 है, तो इक्वल नहीं है। यहाँ पर y है, यहाँ पर 5y, ये भी इक्वल नहीं है। दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम इन दोनों में से किसी एक को, x को या y को कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर 5y है, यहाँ पर केवल 1y है। अगर ये भी 5y हो जाता तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देते। ठीक है, तो मैं यहाँ पर y को बैलेंस कर रहा हूँ, आप चाहे तो x को बैलेंस कर लीजिए। तो ये 5 नहीं है, 5 बनाना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 5। तो हो जाएगा 5 3 ज़ा 15x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 5 7 ज़ा 35। ठीक है, और इसको ऐसे ही रख दीजिए 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 2। अब इसको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे साइन जो है ये रिवर्स हो जाएंगे, पलट जाएंगे। ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब देखिए माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। 15 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11x इज इक्वल्स टू 35 माइनस 2 ये हो जाएगा 33। 11 से 3 टाइम्स तो x का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, अब इन दोनों में से कहीं पर भी रख दीजिए x का वैल्यू। मैं यहाँ पर रख देता हूँ 3 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7। 9 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7, इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए। 9 माइनस 7 इज इक्वल्स टू वाई, 2 इज इक्वल्स टू वाई, तो वाई का वैल्यू आ गया 2, यानी x 3 आ गया, y आपका आ गया 2। ओके, अब ये हो गया। 25th करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। एक सर्कल है, इस पर एक बाहर किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई। टेंजेंट का मतलब हो गया ये दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है। बोल रहा है प्रूव करना है कि ये इक्वल होंगी लेंथ में। वैसे ये इक्वल होती हैं, ये तो हमें पता है कि रूल कहता है ये जो एक पॉइंट से आप किसी सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो दोनों इक्वल होती हैं। लेकिन ये हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर पे एक पॉइंट बना लेंगे और
सेंटर से इस टेंजेंट को मिला देंगे ये, और इसको भी मिला देंगे, को PORS, और एक लाइन इसको भी यहाँ पे मिला देंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया। ठीक, ये जो लाइन है इसको रेडियस कहते हैं, क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक ही जा रही है ये, और उस पॉइंट पे जा रही है जहाँ पे टेंजेंट भी टच कर रहा है सर्कल को, यानी एक ही पॉइंट है जिस पे टेंजेंट भी टच कर रहा है सर्कल को, और ये रेडियस भी टच कर रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों जहाँ पर टच करते हैं सर्कल को ना, वो 90 का एंगल बनाते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। रेडियस जो है टेंजेंट से 90 का एंगल बनाती है। ठीक है, या आप ऐसे कहें कि रेडियस पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो 90 का एंगल बनता है। तो ये दोनों 90 हो गए, और ये लाइन हमने कंस्ट्रक्ट करी है, ये वाली। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे PRO, इन ट्राइंगल PRO एंड ट्राइंगल POS, PRO एंड PSO एंड PSO। ठीक है, PO जो है वो PO के बराबर है, ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी साइड है, तो हम इसको लिख देंगे कि ये दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, एंगल PRO इज इक्वल्स टू एंगल PSO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये दोनों में इक्वल है। ठीक है, दूसरा आप देखिए RO जो है वो साइड OS के बराबर है, रेडियस है। तो इन दो ट्राइंगल्स में एक आपको राइट एंगल मिल गया, एक आपको, अगर ये राइट एंगल है तो इसके ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, आपको पता है, क्योंकि जिन साइड से राइट एंगल बन रहा होता है वो दोनों तो परपेंडिकुलर और बेस बनती है, तो ठीक तीसरी वाली साइड हाइपोटेन्यूज बनेगी। एक तो राइट एंगल बन गया, यानी कि एक एंगल कॉमन आ गया, एक साइड कॉमन आ गई, और एक दूसरी साइड भी कॉमन आ गई। अभी जो एंगल है ये राइट एंगल है, जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, और एक तीसरी कोई भी साइड है। तो RHS से इसमें एक जो कॉन्ग्रुएंसी वाला जो क्राइटेरिया होता है वो आपको याद होगा, जिसमें एंगल साइड एंगल होता है, साइड 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 होता है, साइड एंगल साइड होता है, और एक RHS होता है। तो इस क्राइटेरिया से ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम बोलेंगे ट्राइंगल PRO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PSO बाय RHS। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बोलेंगे जो PR है वो PS के बराबर होगा बाय CPCD, यानी वो उस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। यानी जैसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है हूबहू एक जैसा होना, शक्ल में भी और साइज में भी। तो यानी ये वाली साइड जो होगी वो इसके बराबर हो जाएगी फिर, क्योंकि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हर सेक्शन इनका एक के जैसा होगा दूसरा वाला। यानी ये एंगल इसके बराबर हो गया तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर है। तो हर तरीके से ये इक्वल है, तो ये वाली साइड भी इसके बराबर हो गई, और यही हमारे पास टेंजेंट थे, तो हमने प्रूव कर दिया। असल में ये दोनों साइड है तो टेंजेंट ही, PR और PS, ये तो शुरुआत में हमने ड्रॉ करी तो टेंजेंट ही तो थी, बस ये हमें प्रूव कर दिया। बस हमने उसको ट्राइंगल्स के थ्रू सॉल्व किया। ओके, अब इसका 26 क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, एक बिल्डिंग है 60 मीटर जिसकी हाइट है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इसका मतलब वो नीचे की तरफ ही देख रहा होगा, क्योंकि एलिवेशन बनता था वो ऊपर की तरफ देखता, अब डिप्रेशन बन रहा है तो नीचे की तरफ ही देख रहा होगा। तो इसका मतलब जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है वो इससे छोटा ही होगा। अब देखिए आगे क्या बोलता है, डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर, यानी एक जो यहाँ पर टावर है आपको उसको इससे छोटा ही बनाना है, क्योंकि जब डिप्रेशन बोला है तो नीचे की तरफ देख रहा होगा, तो नीचे की तरफ देख रहा है इसीलिए डिप्रेशन बोला है, तो इससे छोटा ही बनेगा तभी तो नीचे की तरफ देख पाएगा। अगर इससे बड़ा बना दें हम टावर को तब तो उससे ऊपर देखना पड़ेगा। तो बोल रहा है उस टावर के टॉप और बॉटम से, इस टावर के टॉप और इस टावर के बॉटम से दो एंगल बन रहे हैं, यानी वो इसको देखता है तो एक एंगल बनता है, इसको देखता है तो एक एंगल बनता है। अब ये एंगल असल में यहाँ से बनाने होते हैं ऐसे, ये। ठीक है, तो बोल रहा है जो एंगल बने हैं वो है 45 एंड 60, यानी इस वाले को देखा तो 45 बनाया। ठीक है,
तो आप क्या करें, ये जो लाइन है इससे ना एक जेड क्रिएट करें। ये दिख रहा है आपको, इस लाइन को यहाँ मिला दें, ये जेड बन गया, तो ये भी 45 होगा। ठीक है। दूसरा बोलता है जो बॉटम को वो देख रहा था, उस टावर के बॉटम को देख रहा था, उससे 60 बन रहा था, यानी ये वाला एंगल कितना हो गया 60, ये पूरा। अब इससे जेड बनाए, देखिए ये रहा इसका जेड, इसका जेड ये रहा, तो ये भी 60 होगा, क्योंकि जब हम राइट एंगल सॉल्व करेंगे तो हमें तो बेस चाहिए, एंगल तो हम यहाँ से बेस से लेंगे, और ये एलिवेशन, ये जो डिप्रेशन वाले एंगल होते हैं ये यहाँ से बनते हैं, जैसे हवा में बन गया एंगल तो उसको पहले हम जमीन पर लेके आए, तो एक बेस तो हमने ये क्रिएट किया इसका, और एक बेस ये क्रिएट किया। ओके, अब देखिए आगे बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक तो आपको इस टावर की हाइट बतानी है, और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग, ये डिस्टेंस हमें बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप देखिए ये वाला जो वैल्यू है, एक फिगर देखिए आप, इस फिगर में ये वैल्यू गिवन है, और ये फिगर बनाता है एक राइट एंगल ट्राइंगल। दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा इस ट्राइंगल का पार्ट है। ये देखिए ऐसा, ये 60 दे रखा है, ये हमें पता करना है, और ये एंगल भी हमें दे रखा है 60। तो परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो वाला रूल पता होगा, PBP वाला, PBP अपॉन HHB, रिलेशन जो क्रिएट करना है वो है परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस बनता है 10 में, तो 1060 इज इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 का वैल्यू होता है √3, परपेंडिकुलर हमारे पास 60, और बेस हमें फाइंड करना था क्योंकि ये डिस्टेंस पूछा था, यही बेस है हमारा। तो ये इधर चला जाएगा 60, और ये इधर आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर से रूट हटाएंगे तो ऊपर भी और नीचे भी इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 60√3 अपॉन में 3 √3 इंटू ये हो जाएगा 3। अब इन्होंने हमें वैल्यू दिया है कि √3 का वैल्यू 1.73 रखिए, तो 20 इंटू 1.73, 23 ज़ा 60, 6 बचेगा, 27 ज़ा 140, 146 हो जाएगा, 21 ज़ा 20 प्लस 14, 34, 12, यानी ये आ गई हमारे पास 34.60 मीटर, ये आ गई डिस्टेंस। ओके, अब हमें ये भी तो पूछा था ये हाइट। आप देखिए ये हाइट तो कोई ट्रायंगल बना नहीं रही है, देखिए आप इस हाइट से कोई ट्रायंगल बन रहा है, वो एक ये बन रहा होगा, ये देखिए, तो ये राइट एंगल तो है नहीं, तो यानी साइन कॉस टेन हम इसमें तो लगाएंगे नहीं। तो अगर एक ट्राइंगल हम यहाँ पर बना दें, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, तो इसके लिए फिर हमें ये वाला एंगल नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, इसको फाइंड करने के लिए अगर हमें ये पता चल जाए ये वाली साइड, तो इस साइड के बिल्कुल इक्वल ही होगा, ये सीधी लाइन का मतलब ये है कि ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। तो अगर मुझे केवल ये हिस्सा पता चल जाए तो मैं इसको निकाल लूँगा, या मुझे ये हिस्सा पता चल जाए, ये वाला हिस्सा पता चल जाए, तो पूरा तो मुझे पता ही है 60, यानी वैल्यू क्वेश्चन में 60 पूरा तो दे ही रखा है, ये पता चल जाएगा तो इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। समझ गया? तो इन दोनों में से एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये वाला देखिए, ये भी तो एक ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल भी है, तो यहाँ से ये निकाल सकते हैं हम लोग। अब इसके लिए एंगल है, लेकिन इन दोनों साइड में से कोई साइड है, देखिए ये नहीं है पर ये तो है, 34.60, ये ले सकते हैं इसको भी, ये एज इट इज होना है। तो हमें पता है यहाँ पर भी हमें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन चाहिए, तो वो 10 से बनेगा, तो 10 थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन B, 1045। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, बेस हमें पता है 34.60, 1045 का वैल्यू होता है 1, परपेंडिकुलर अपॉन 34.60, परपेंडिकुलर को अकेला कीजिए, इसको इधर लेके जाइए, तो 34.60 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास कितना 34.60, ये वाला हिस्सा। अब आप देखिए ये पूरा 60 था, ये पूरा का पूरा कितना था 60, उसमें से ये 34 आ गया, तो ये कितना बचा होगा, तो हम करेंगे 60 माइनस 34.60, 0, ये हो जाएगा 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 4 5, और ये हो जाएगा 5 माइनस 3 25.40, यानी ये वाली जो साइड आ गई वो आ गई 25.40, तो ये जितनी होगी ये भी उतनी ही होगी। तो हाइट ऑफ द टावर ये आ गई 25.40। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन इसका
26 भी कंप्लीट। अब एक ये हिस्टोग्राम वाला है, इसको लास्ट में करेंगे हम लोग। पहले ये 28 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 8। जैसे आपने ये नंबर देखा होगा p/q, ये रेशनल है और इसको न्यूमिनेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। बोल रहा है जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है न्यूमिनेटर से बाय 8, यानी ये 8 बड़ा है। अगर ऊपर वाला नंबर डिजिट x था तो डिनोमिनेटर वाला x+8 होगा। मतलब अगर ये 10 होगा ऊपर वाला तो नीचे वाला 18 होगा, तभी तो 8 बड़ा है। तो ये अगर ये x होगा तो ये x+8 होगा। ठीक है। बोल रहा है इफ द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, अगर इसको मैं 1 घटा दूं एंड इंक्रीज्ड बाय 17 न्यूमिनेटर, और इसको 17 बढ़ा दूं, समझ गया, इसको 1 घटा दूं, इसको 17 बढ़ा दूं, तो जो सॉल्व करके हमें नंबर मिलता है वो 3/2 है। तो कंडीशन जो उसने बोली है वो रख लेते हैं यहाँ पे। इसने कहा इसको बढ़ा दो 17, ठीक है, और इसको घटा दो 1, इसके बाद जो रिजल्ट मिलता है वो 3/2 होता है। तो ये हो जाएगा x+17/8 - 1 कितना होता है 7, x+7 = 3/2। इसको इधर ले जाएंगे, x+17 × 2 = x+7 × 3, 2x + 17 2 = 34, 3x + 17 3 = 7 3 = 21। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लेके आइए, 34 - 21 = 3x - 2x, 21 और 13, ये हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1 ही बचेगा। तो x का वैल्यू आ गया 13। ठीक है, x का वैल्यू आ गया। अब x था क्या हमारे पास न्यूमिनेटर, और हमें पता है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमें बताया गया था ये 8 बड़ा है, तो इसमें 8 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13 + 8 21। ये तो डिनोमिनेटर हमारे पास कितना आ गया 21। ये हमें पता करने के लिए कहा था फाइंड द रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर कितना हो जाएगा 13/21। ओके, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 28। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अलावा जो क्वेश्चंस रह गए हैं, कुछ अदर टाइप्स के क्वेश्चन, उनको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।